औरंगजेब और मराठास और बीजापुर गोलकोंडा ये कैसे आपस में यहाँ पर अपनी इक्वेशंस को बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। जहांगीर बहुत बड़ा ड्रंकर्ड था, बहुत बड़ा दारूबाज था, बहुत दारू पीता था और दारू पी के धुत रहता था। दूसरी बात, उसका फिर अगला एक प्यार बहुत इंपॉर्टेंट उसी का था और वो उसी का ख्वाब रह गया और वो थी अनारकली। राणा सांगा ने मुझे इनवाइट किया, लेकिन राणा सांगा ने इनवाइट करने के बाद ही डिड नॉट इवन आस्क मी, चाय पानी भी नहीं पूछा कि भैया चाय पियोगे, पानी पियोगे, क्या खाओगे। गुजरात हाथ से निकल गया है। हुमायूं शुड हैव इमीडिएटली गॉन बैक। हुमायूं को दोबारा वापस जाना चाहिए था और कंसोलिडेशन करना चाहिए था गुजरात का। इबादत खाना, प्लेस ऑफ वर्शिप, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हर धर्म के लोग थे, वहां पर आएंगे, इबादत खाना है, वहां बैठ के इबादत की बातें होंगी, मतलब वो ऊपर ईश्वर की बात होंगी। शाहजहां गद्दी बैठा, शाहजहां का ज्यादा सीन था नहीं, है ना। शाहजहां इज मैरिड टू अर्जुमन मानो, ये हमें देखिएगा, जिसको मुमताज महल कहेंगे। हाय एवरीवन, नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा इस एनसीईआरटी सीरीज में लेक्चर नंबर 4 है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मुगल्स के बारे में। तो हमारी ये मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज आज आगे बढ़ेगी और आज हम थर्ड फेज में मेडिवल हिस्ट्री के एंटर करेंगे। चलिए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई? आपको नोट्स मिल जाएंगे इस बैच पर जाके, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर यार तुमने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अब कर लेना, है ना। यहाँ पर आपको ये फ्री सीरीज है, हमेशा इस पर नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन करिए इसको हमेशा। बैच पर जाइए, पीडब्ल्यू ऐप पर आपको लिंक मिल जाएगा बैच का, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, सीधे बैच से पहुंचेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में देखिए हमारा ये यूपीएससी प्रारंभ प्रोग्राम है, जिसके बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूं। ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के द्वारा रन किया गया एक बैच है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और ये प्रारंभ बैच आपको 3 साल में प्रिपेयर कराता है। ये स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हैं या फिर आप अपना अटेम्प्ट आज से 3 साल बाद प्लान कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बैच यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें पहले 2 सालों में आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में एडवांस होगा, बेसिक्स होंगे, सेकंड ईयर में एडवांस होगा, फिर थर्ड ईयर में हम लोग आपकी रिगरस प्रैक्टिस करवाएंगे। बैच का प्राइस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप नीचे जाके बैच में डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा। साथ में कुछ बीए डिग्री प्रोग्राम्स भी हमारे पास, हम बीए, एमए, बीबीए, एमबीए, ये डिग्रीज भी आपको साथ में मिलेंगी। तो जो अलग से आप कॉलेज जाते हैं, समय जाता है, वो आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बैच में जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारे पास आज ये टॉपिक से कवर करने के लिए तो एक बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मुगल्स का 1526 से लेकर शुरू होगा, 1707 तक जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं, आई एम सॉरी। तो बहुत सारी यहां पर कहानियां हैं जिसको हमें पढ़ना है। बाबर के बारे में देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे, अकबर को देखेंगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सो बेसिकली हम इस लेक्चर में कोशिश ये कर रहे हैं, मेरे पास ये यहाँ पर जो नोट्स हैं वो लिखे हुए हैं, बिकॉज बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर हम इसको लिख के पढ़ेंगे, इतने सारे बादशाहों को यहाँ पर हम लिख के पढ़ेंगे, तो आई थिंक बहुत लंबा समय लग जाएगा। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे जो कहानी लिखी है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर वो समझ गए आप तो फिर चीजें काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, काफी मजेदार कहानियां भी होंगी और बेसिक हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से बेसिक्स डेवलप हो जाए, मेरे दिमाग में चिट्ठा पूरा एक आउटलाइन बैठ जाए, यही मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और अगर आप इतना कर ले जाते हो तो उसके बाद फिर फैक्ट्स और कुछ थ्योरीज और कुछ यहाँ पर जो स्टोरीज होंगी वो और कभी बढ़ती चली जाएंगी एडवांस लेवल पे जाके, ठीक है। वैसे देखिए मेंस की यहाँ तक बात करें, यार मेंस के अंदर सवाल इस जगह से मतलब नहीं आए हैं, बट हाँ प्रीलिम्स में पूछ लेता है ना, प्रीलिम्स में पूछ लेता है, मेंस में भी पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ कंपैरेटिवली या रिलेटिवली यहाँ से सवाल कम आए हैं, बट हाँ मुगल्स पूछता है, यूपीएससी मुगल्स को पूछता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जरा यहाँ की कहानी को। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट है, कुछ क्वेरी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर, तो आप कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो ये कि भाई सर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और मेडिवल हिस्ट्री के हम लोग ने देखा था फेज वन, ये फेज वन था 750 एडी से लेकर 1206 एडी तक का फेज वन। फेज टू हमारा जो है, फेज टू ये है फ्रॉम 1206 से लेकर 1526 एडी तक का, ठीक बात है सर। और तीसरा फेज है हमारा, दैट इज द फेज थ्री, ठीक है। और ये चलता है हमारा 1526 से लेकर 1707 तक का, ठीक है। तो हम लोग अपनी कहानी जो है वो इस फेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या देखा था रिकॉल करते हैं एक बार जल्दी से। तो सर कहानी कुछ ऐसी थी कि नॉर्थ में यहां पर
हम देखेंगे तो नॉर्थ में क्या था वो देखना है, साउथ में क्या है हमें वो देखना है। सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे कि नॉर्थ में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा, साउथ में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा। ठीक बात है सर। और ऐसे ही हम लोग थर्ड फेज पे फाइनली आज आ गए हैं, और ये है यहां पर नॉर्थ में क्या चल रहा है वो देखेंगे और साउथ में क्या चल रहा है वो देखेंगे। तो पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो मुगल्स का ना पूरा आउटलाइन मिल जाए, फिर हम धागों को खोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार ओवरलुक और करते हैं फाइनली यहाँ पर और क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। देखिए यहाँ पर हमने देखा था नॉर्थ में गुर्जरा प्रतिहारास थे, नॉर्थ में हम देख रहे थे बंगाल साइड में पालास थे। फिर सर हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो राजपूत हैं, आईआर लिख दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट राजपूत, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। राइट, हमने सोलंकीज, हमने देखा था कि सोलंकीज आते हैं, गढ़वाल्स हैं, चंदेलाज हैं। राइट, फिर हम देखते हैं कि इसी जगह पे तोमर्स हैं, सिसोडियाज हैं, कलचुरीज हैं, परमार्स हैं, ये सारे रूल यहाँ पर होते हैं इंडिपेंडेंट राजपूत। ठीक है, फिर उसके बाद हम साउथ की तरफ देखेंगे तो हमने सर यहाँ पर देखा कि राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास थे, सही नहीं लिखा हुआ थोड़ा सा, राष्ट्रकूटास। ठीक है सर, उसके बाद हमने यहां पर इंपीरियल चोलास पढ़ा था, इंपीरियल चोलास पढ़ा था, हाँ सर इंपीरियल चोलास पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने यहां पर वेस्टर्न चालुक्या को पढ़ा था, यहां पर देखा था वेस्टर्न चालुक्याज हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब वेस्टर्न चालुक्या डिक्लाइन करते हैं तो उनके बाद 3 पावर्स यहां पर आती हैं। कौन कौन सी 3 पावर्स हैं? यादवाज, काकाटियाज और होयसलाज। यादवाज रूल कर रहे थे देवगिरी से, काकाटियाज रूल करते हैं वारंगल से, और होयसलाज रूल कर रहे हैं द्वार समुद्र या हालेबिट से, ये इनकी कैपिटल थी। तो ये पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, और इन पार्ट 1 को हमने बेसिकली आप देखोगे तो एक ये जो पोर्शन है पार्ट 1 हमने एक ही क्लास में कवर किया था, क्योंकि मुझे जो पढ़ाने को मिला था वो यहाँ से मिला था दिल्ली सल्तनत से, लेकिन मैंने दिल्ली सल्तनत के लिए इसका एक ही पार्ट लिया था, और बाकी ये पूरे को मैंने आपको उसका जिस्ट और आपको बेसिक्स पूरे क्लियर किए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब इस पीरियड में आते हैं तो हम क्या देखते हैं साहब कि यहां पर सर हमने कहा था दिल्ली सल्तनत थी, याद करिए, हाँ सर दिल्ली सल्तनत का फेज यही था, और दिल्ली सल्तनत में हमने यहाँ पर कई सारी डायनेस्टीज को पनपते हुए देखा था। ठीक है, कई सारी सर डायनेस्टीज को हमने पनपते हुए देखा हुआ। यस, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी क्लियर हो जाएगा भाई एक बार में, क्या क्या डायनेस्टीज थी सर? स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी सर, उसके बाद खलजी डायनेस्टी, खलजीज हो गए थे। फिर उसके बाद आए थे तुगलक्स, फिर आए थे तुगलक, फिर उसके बाद आए थे सैयद्स, और फिर आए थे लोधीज। हमने इनके बारे में यहां पर डिस्कशन जो है वो किया हुआ था। ठीक है, मैंने तुगलक के बाद एक गैप लिया था, एक ब्रेक लिया था। ठीक है, एक ब्रेक यहां लिया था, एंड आई जंप्ड ऑन, मैं आपको ले गया था कहां पर? यहां पर, और मैंने आपके साथ विजयनगर अंपायर डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैं आपके साथ तो जंप नहीं किया था जनरली, पर यहाँ एक जंप लिया जाता है क्योंकि इसके बाद ये एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर है, बट कोई नहीं, हमने इसको डिस्कस कर लिया था। फिर विजयनगर अंपायर, तो विजयनगर अंपायर के बारे में हमने खूब बात करी थी, यहाँ पर विजयनगर अंपायर को डिस्कस किया था। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पर आपको बहमनी किंगडम के बारे में भी बताया था, बहमनी किंगडम के बारे में भी बताया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, ये हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब उसके बाद आज हमारा ये फाइनल वाला पोर्शन है, जिस पोर्शन में वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट पॉइंट। हम लोग आज मुगल्स की बात करने जा रहे हैं। तो नॉर्थ में मुगल्स थे। अब मुगल्स का जब कंसोलिडेशन हो जाएगा, यानी कि जब मुगल्स अपने आप को नॉर्थ में स्टैब्लिश कर लेंगे, तो वो साउथ की तरफ जाएंगे। और साउथ में कौन होगा? जैसे हमने यहां पर देखा था कि दिल्ली सल्तनत का जब नॉर्थ में एक्सपेंशन पूरा हो गया तो वो साउथ की तरफ बढ़ते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? जब दिल्ली सल्तनत का नॉर्थ में कंसोलिडेशन हो गया, कब्जा कर लिया पूरी तरीके से, तो वो साउथ की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वो बहमनी किंगडम भी उनसे अलग होकर निकल के आ जाता है। राइट, हमने देखा था सुल्तानत ऑफ मदुरई भी दिल्ली सल्तनत से टूट जाता है। राइट, तो ऐसे ही मुगल्स में देखने को मिलेगा कि मुगल जब नॉर्थ में अपना कंसोलिडेशन पूरा कर लेंगे तो अब वो कोशिश करेगा साउथ में जाने की, और साउथ में कौन मिलेगा? ये बहमनी किंगडम जो 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में टूट चुका था। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा डेक्कनी सुल्तान्स, डेक्कनी सुल्तान्स यहां पर हैं। यानी कि यहां पर आप देखोगे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार और बेदार ये सारे स्टेट्स हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल अहमदनगर में वी विल सी कि वहां निजाम शाही डायनेस्टी रूल करने लग जाएगी, है ना। हम देखेंगे बीजापुर में वी विल सी आदिल शाही डायनेस्टी रूल करेगी, गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी रूल करेगी। इस प्रकार से डायनेस्टी रूल करेंगी इन जगहों पे, और मुगल्स अभी इन लोगों के ऊपर पार नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ में साउथ के अंदर जो कहानी होगी वो मराठास की होगी।
साथ में कहानी मराठास की होगी। तो आज मैं आपको जो डिस्कशन करने जा रहा हूं आज के लेक्चर में, वो मुगल्स के ऊपर ये लेक्चर होने वाला है, वो मुगल्स के ऊपर लेक्चर होगा। फिर मेरा जो अगला लेक्चर होगा, यानी आज तो मैं आपको मुगल बादशाह जितने भी आएंगे सब आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, ठीक है ना। जितने हमने देखे हुए हैं कि सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले बाबर की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, ठीक है। ही इज कमिंग ऑन द पिक्चर 1526, चलो अभी मैं आगे लिखा दूंगा आपको टाइमलाइन में, बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, हुमायूं, फिर उसके बाद उसका लड़का अकबर, फिर उसके बाद उसका लड़का, हम बात करेंगे यहां पर जहांगीर की, जहांगीर, फिर उसका लड़का शाहजहां, और फिर शाहजहां का लड़का, शाहजहां का लड़का औरंगजेब, औरंगजेब। इनके डिस्कशंस आज हमें यहां करने हैं ना। होगा क्या, बात समझिएगा अच्छे से, कि भाई जब ये नॉर्थ में कंसोलिडेट कर लेंगे, हमारा आज का लेक्चर पूरा इसी पे होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 लूंगा मैं, वहां मैं आपको मराठास की पर डिस्कशन करूंगा। और जब मैं मराठा डिस्कस करूंगा, सो आई विल ऑल्सो डिस्कस दी डेक्कनी सुल्तान्स, बेसिकली बीजापुर और गोलकोंडा की कहानी वहां पर मिक्स होकर चलेगी। और साथ ही साथ मराठा पढ़ेंगे तो औरंगजेब को और डिटेल में हम वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब मराठा की बात होती है तो औरंगजेब की बात होना मैंडेटरी हो जाता है। वो कहानी आपको तब मैं बताऊंगा किस प्रकार से औरंगजेब और मराठास और बीजापुर गोलकोंडा ये कैसे आपस में यहां पर अपनी इक्वेशंस को बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, वो तब आपको पता चलेगा। लेकिन आज की कहानी एक सिंपल फ्लो लाइन होगी, फ्लो इस तरह से फ्लो में जाएगी, बाबर से लेकर औरंगजेब तक की कहानी। आई होप ये आपको पूरा फ्लो यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ना पहले कोशिश करता हूं, बहुत कुछ मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां पर मैंने बहुत कुछ नीचे ऑलरेडी लिखा है। कहानी बताने से पहले आई जस्ट वांट टू समराइज द एंटायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। आई जस्ट ट्राई टू समराइज एवरीथिंग इन वन स्लाइड, ठीक है ना, एवरीथिंग इन वन स्लाइड। चलिए देखिए जरा, देखिए शुरुआत यहां पर मैं करता हूं, कोशिश करूंगा कि आपको एक स्लाइड में सब कुछ कवर कर दूं, ठीक है ना। देखिए शुरुआत होती है दोस्तों बाबर से। बाबर इज सिटिंग ऑन द थ्रोन इन 1526 और ये रूल करता है टिल 1530। नाउ व्हेन बाबर इज ऑन द थ्रोन, भारत में ये 4 इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ेगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 4 बैटल्स, ये इसकी मेन थी। और इसका एक जो स्ट्रैटेजी था दैट वाज तुलुगमा, तुलुगमा, ये उसकी फाइटिंग स्ट्रैटेजी थी, तुलुगमा, ठीक है। ये भी आप यहां पर नोट करिएगा, तुलुगमा, दिस वाज द फाइटिंग स्ट्रैटेजी। बाबर को लेकर आपको पता होना 4 बैटल कौन सी होंगी, हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। वील स्टार्ट विद आपकी बैटल, सारी बैटल जितनी भी, तो हम सारी बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी है ना, बैटल ऑफ आप देखोगे घग्गर, हम इन सब की बात करेंगे, किस किस के खिलाफ हुई, राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई, वो सब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बाबर की कहानी इतनी है कि जब बाबर आया तो बाबर यू विल सी कि वो एक उज्बेक है, ठीक है, उज्बेक से आया हुआ है, ठीक है। और उसकी कहानी कैसे भारत में क्यों आता है, ये सब चीजें हमारी डिस्कशन करने का होगा। तो बाबर जो है वो भारत में लड़ता है और लड़ के उसकी डेथ हो जाती है। बाबर के बाद आप देखोगे उसका लड़का जो है गद्दी बैठता है, एंड ही इज हुमायूं, ही इज हुमायूं। इस हुमायूं का जो मेन पार्ट रहेगा, ही सिटिंग ऑन द थ्रोन इन 1530, ये पहले रूल करेगा 1540 तक, उसके बाद एक गैप आएगा, फिर उसके बाद ही इज रूलिंग फ्रॉम 1555 टू 1556, ये यहां पर इस तरह से और रूल करेगा। और जब हुमायूं रूल करेगा, देन पैरेलली वी नीड टू ऑल्सो लर्न अबाउट शेर शाह सूरी, हमको शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली आप देखोगे हिंदुस्तान में सुर डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट करेगा। ये सुर डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम 1540 टू 1555, ये आप देख सकते हैं, जिस वक्त हुमायूं कंट्री में अब नहीं है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी के साथ जो इसके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे हुमायूं के, हम वो देखेंगे। हुमायूं इज नोन फॉर इट्स ब्लंडर्स, हुमायूं ने जहां पर जो ब्लंडर किए थे, है ना, उसके 4 बड़े ब्लंडर्स, 4 बिग ब्लंडर्स, 4 बिग ब्लंडर्स जो उसने किए थे वो इंपॉर्टेंट है ना। एक ब्लंडर जो उसका हुआ था वो आपका मानिकपुर, काड़ा का एपिसोड, काड़ा एपिसोड, उससे हम याद रखेंगे उसको। सेकंड ब्लंडर उसका गुजरात एपिसोड होगा, गुजरात एपिसोड होगा। ये नाम मैं लिख रहा हूं, क्या कहानियां हैं इसमें, मैं आपको कहानियां बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बंगाल एपिसोड, बंगाल का एपिसोड आएगा एक, और फिर उसके बाद जो आएगा दैट विल बी चौसा एपिसोड, चौसा एपिसोड। हमको इन सब चीजों के बारे में, ये बेसिक बातें यहां पर सब रहेंगी, और ये अच्छी खासी कहानियां भी हो जाएंगी इन सब के बारे में, आपको अच्छे से पूरी चटपटी कहानियां भी यहां पर खूब मिलने वाली हैं।
तो हुमायूं वाज नोन फॉर बिग ब्लंडर्स, बहुत सारी उसने गलतियां करी। आप एक गलती करो, दो गलती करो, तीन तीन चार चार गलती कर रहे हो, इसकी कोई माफी नहीं होती है। और फिर हुमायूं के साथ यही हुआ, शेर शाह सूरी स्टैब्लिश करता है अपने आप को, सुर डायनेस्टी, ठीक है। और सुर डायनेस्टी खतरनाक तरीके से चलती है। ये आदमी जो है शेर शाह सूरी, ये आप देखोगे तो सासाराम के एक जमींदार का लड़का था, और एक जो छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का पूरे भारत पे कब्जा करने का सोच रहा है, पूरे भारत का बादशाह बनने का ख्वाब देखता है ना। ये मैसेज दे रहा है भाई इंसान कि सपने आपके बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो हुमायूं की बात करेंगे। उसके बाद हुमायूं के बाद गद्दी बैठेगा उसका लड़का, एंड ही इज अकबर। अकबर गद्दी बैठता है, आप देखोगे 1556 में, और ये रूल करेगा टिल 1605। नाउ इनिशियली अब अकबर आएगा, तो अकबर के रूल के साथ वी नीड टू कीप बैराम खान ऑल्सो इन लूप। हमको बैराम खान को लूप में रखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बैराम खान को लूप में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद हम अकबर के रेन को यहाँ पर दो तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक अकबर का रेन जो होगा वो होगा उसका 1556 से लेकर 1560, जब वो अंडर बैराम खान यहाँ पर चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे फ्रॉम 1560 से लेकर फ्रॉम 1568, इस टाइम पीरियड में उसके जीवन में रिवोल्ट ही रिवोल्ट होंगे, है ना। उसके इंटरनल लोग जो है रिवोल्ट कर रहे होंगे, तभी अकबर को लगेगा यार मेरे खुद के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। तो अकबर वहां से थोड़ी रिलीजियस चीजों को वो समझता है कि राजपूत को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, राजपूत मेरे लिए इतना कर रहे हैं। बैटल ऑफ मर्ता हुई थी, उसमें राजपूतों ने मुझे हेल्प करी थी, मुझे जान बचाई थी, है ना। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स अकबर की जो है राजपूत प्रिंसेस से शादी होना, ये सब उसकी टॉलरेंट पॉलिसीज की तरफ ले जाता था। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि उसकी यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज यहाँ पर आती हैं। सो वी विल टॉक अबाउट हिज मनसबदारी सिस्टम। हम उसके एक मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। हम उसके यहाँ पर आप देखोगे दहसाला सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दहसाला सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम उसकी रिलीजियस पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका अकबर होगा। अकबर के बाद वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट जो होगा वो है बाबर, हुमायूं, अकबर। देन वी विल टॉक अबाउट यहाँ पर जहांगीर। अब जहांगीर जो है आप देखोगे कि ही सिटिंग ऑन द थ्रोन इन 1605 और 1627 तक ये रूल करेगा, 1627 तक। जहांगीर बहुत बड़ा ड्रंकर्ड था, बहुत बड़ा दारूबाज था, बहुत दारू पीता था और दारू पी के धुत रहता था। दूसरी बात, उसका फिर अगला एक प्यार बहुत इंपॉर्टेंट उसी का था और वो उसी का ख्वाब रह गया, और वो थी अनारकली। वो इन दो चीजों के चक्कर में बर्बाद हो गया, दारू और अनारकली। और यही रीजन रहा कि जब जहांगीर वॉज इनएक्टिव इन हिज पॉलिटिकल टाइम्स, तो वहां पर खेल खेलना शुरू किया उसके साथ किसने, नूरजहां ने। और नूरजहां जब गद्दी मतलब नूरजहां को जब समझ में आ गया कि भैया ये तो इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, तो नूरजहां ने फिर वहां पर T20 खेलना शुरू किया जहांगीर के साथ। एंड देन नूरजहां ने यहाँ पर एक बनाया जनता ग्रुप। जनता ग्रुप क्या था, क्या करेगा ये ग्रुप, इसके बारे में हम लोग अंदर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। कुछ मेन चीजें हैं जो आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। जहांगीर के बाद गद्दी बैठेगा उसका एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा आशिकबाज इंसान, है ना, और वो है यहाँ पर शाहजहां। शाहजहां सिटिंग ऑन द थ्रोन 1628 और वो रूल कर रहा है यहाँ पर 1657 तक, है ना। वो रूल कर रहा है 1657 तक ना। शाहजहां की अभी शाहजहां का ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना कि शाहजहां के टाइम में यू विल फाइंड, इसको आप नोट कर लीजिए कि शाहजहां के टाइम में आप देखोगे एक बड़ा डेवलपमेंट ये होता है कि 1636 में अहमदनगर को कैप्चर कर लिया जाता है। अहमदनगर को कैप्चर कर लिया जाता है 1636 में। अहमदनगर ये है जो क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये बात। तो शाहजहां के टाइम में एक ही चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि अहमदनगर जो कैप्चर तो हो रहा है, लेकिन ये शाहजहां के टाइम में होना है, लेकिन इसको कैप्चर औरंगजेब ने किया था, बाय औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब जो है वो डेक्कन में पोस्टेड था, है ना, उसको डेक्कन में अपॉइंटमेंट था, वो यहाँ पर गवर्नर बना बैठा हुआ था, ठीक है, गवर्नर यहाँ बना बैठा हुआ था। तो उसको कैप्चर शाहजहां के टाइम में हुआ, लेकिन औरंगजेब ने किया था, ठीक है, वो यहाँ पर था। देन उसके बाद लास्ट ऑफ हिज सन्स, जो यहाँ पर लास्ट ऑफ द रूलर्स इज औरंगजेब, लास्ट ऑफ द रूलर इज औरंगजेब, ठीक है। ये रूल करता है फ्रॉम 1658 से लेकर 1707 तक। बाप अभी जिंदा था और खबरें ये आ रही थी कि जो औरंगजेब शाहजहां है वो मरने वाला है। बाप जिंदा है, औरंगजेब गद्दी बैठ जाता है, बाप को बंदी बना लेता है और फिर ये रूल करता है टिल 1707 तक। 1707 के बाद यहाँ पर इनका डिक्लाइन होता है। औरंगजेब को लगा था कि डेक्कन के अंदर जब वो कंट्रोल करेगा, डेक्कन का बताऊंगा मैं आपको, डेक्कन का एरिया जो बहामनी सुल्तान वाला था, बहामनी किंगडम वाला एरिया था, है ना, जहां पर अब 5 प्रिंसिपैलिटीज हैं, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बेदार। तो औरंगजेब को लगा था कि डेक्कन एरिया को कैप्चर कर लिया अगर, तो काम बन जाएगा हमारा, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर औरंगजेब।
है ना, मतलब उसको लगा था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर इतना मैंने अगर डेक्कन को जीत लिया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर औरंगजेब। और फिर उसने और भी चीजें उसने करी मराठा के अगेंस्ट, तो मैं आपको मराठा में डिस्कस करूंगा। दिस विल बी द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। तो औरंगजेब की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो सबसे पहला चीज प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन को हम डिस्कस करेंगे कि भाई बाप जिंदा है और बेटे जो है वो लड़ बैठे हैं, है ना। प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन था कि अगला कौन गद्दी बैठेगा, तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई यहां पर थी। दूसरी बात हम यहां देखेंगे औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी, उसका बड़ा ऑब्सेशन था डेक्कन पॉलिसी को लेकर, पता नहीं क्यों इतना ऑब्सेस था। और औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी 25 साल डेक्कन में गुजार देता है, तो इतना बड़ा ऑब्सेशन उसको होता है। और जब तक इस बात को उसको रियलाइज करता है कि मैंने अपने जीवन के सारा समय और डेक्कन में बिता दिया है इस तरह की चीजें करते करते, तो औरंगजेब फिर समझता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। 1707 तक यू विल फाइंड कि फिर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द स्टार्टिंग, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर। इसके बाद जो मुगल बादशाह बने वो एक तरह से लेटर मुगल्स टाइप के हैं, लेकिन उनको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। दे आर डिस्कस्ड इन दी मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का मुगलों का यहाँ कहानी जो है वो होने वाली। डेलिबरेटली आई टुक दिस टाइम। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो बातें हैं वो करते हैं और बाबर से चीजों को शुरू करते हैं, ठीक है। बाबर से स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो भाई बाबर गद्दी में बैठता है। बाबर 1526 में भारत में गद्दी में बैठा। अब कहानी को बड़ा अच्छे से समझिएगा। बाबर अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम द फादर साइड वो तिमूर की तरफ के डिसेंडेंट का था, यानी कि अगर बाप की तरफ से देखें तो बाप जो है वो तिमूर डायनेस्टी, तिमूर के लोग थे, डिसेंडेंट थे, तिमूर की फैमिली लाइन है उससे बिलोंग करता है। और मदर की साइड से देखें तो ही इज फ्रॉम द साइड ऑफ चंगेज खान, मतलब चंगेज खान का डिसेंडेंट अगर नीचे आओगे तो उसकी मदर थी, और अगर तिमूर के डिसेंडेंट में नीचे आओगे तो उसके फादर तिमूर डिसेंडेंट के थे। तो बाबर आप देखिए, एक तरफ तिमूर और एक तरफ चंगेज खान, दोनों ही लोग बड़े खतरनाक लड़ाकू लोग थे। एक चाहे तिमूर की बात कर लीजिए, तिमूर का इन्वेजन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में 1398 मैंने आपको बताया था, 1398। और चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे आप देखोगे जब वो जलालुद्दीन मांगबरनी को चेस कर रहा था तब हुआ था। तो दोनों ही खतरनाक लोगों, बाबर के अंदर जाहिर सी बात है कि दोनों की क्वालिटीज आनी थी। 1526 से लेकर 1530 तक वो 4 साल ही रूल करता है भारत के अंदर। बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1483 में वो उसका बॉर्न हुआ, और वो पैदा हुआ था फरगना में, ठीक है। वो फरगना में पैदा हुआ, उज्बेकिस्तान में वो पैदा हुआ। और जब वो वहां पैदा हुआ तो उसके फादर जो हैं वो फरगना उनके अंडर था, फादर के हाथ में था बाबर के। तो जब फादर की डेथ हुई बाबर की, तो उसने पूरा फरगना जो है वो इनहेरिट किया, यानी कि बाप की डेथ हुई तो फरगना बाबर के हाथ में आया। ये एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी थी और बाबर ने इस चीज को 12 साल की एज पे ही सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ फरगना। अब हुआ क्या कि जब फरगना बैठा तो उसके यहाँ पर कुछ लोग थे समरकंद में, ठीक है ना। अब तिमूरी डायनेस्टी यहाँ पर एक टाइम पर रूल किया करती थी, लेकिन जब तिमूरी डायनेस्टी समरकंद से डिक्लाइन करी तो वहां पर उज्बेक्स आ गए। तो ये बात यहां पर थी कि बाबर ने कहा कि मुझे समरकंद चाहिए, क्योंकि मेरे वंशज के लोग समरकंद को एक टाइम पर रूल करते थे। अब उज्बेक्स वहां पर आ गए हैं, तो आप देखोगे कि बाबर जो है समरकंद को जीतने के लिए लड़ना शुरू करता है। ही स्टार्ट्स फाइटिंग। आप देखोगे यहां पर साथ में उज्बेक में यहां पर था शहबानी खान काफी अड़ंगे लगाता है ना, वो नहीं होने देता है, बाबर को सक्सेसफुल नहीं होने देता है। तो बाबर के साथ ये बार बार अटैक, जो लड़ाइयां हो रही थी, इससे बाबर को अल्टीमेटली भागना पड़ा, और बाबर जो है 1504 में काबुल पहुंच जाता है। काबुल पहुंच के भी आप देखोगे वहां पर वो अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द किंग रूलर। बट द पॉइंट इज आपको यहां समझ में जो आएगा वो ये कि 1504 में काबुल जब वो बैठा तो उसकी नजरें अभी भी ऊपर हैं समरकंद की तरफ। वो समरकंद पे भी नजर जमाए हुए कि यार समरकंद भी लेना है मुझे, है ना। और फिर काबुल में बैठ के उसने भारत की तरफ देखा कि यार यहाँ तो बहुत रिसोर्सेज है, और यहाँ पर हमारे भी जो वंशज के पुराने हमारे बाप दादा थे वो भी भारत आए थे, तिमूर का इन्वेजन, चंगेज खान का। और देखा उसने यार भारत में खूब सारा यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर पूरी इंस्टेबिलिटी है इस वक्त। तो उसने कहा कि भारत के अंदर हम जाएंगे। ये उसने विजन देखा कि इंडिया में पहुंचते हैं, और उसकी नजर साथ साथ पैरेलली आप देखोगे समरकंद पे भी है, जहां उसकी इनिशियल लड़ाई थी। तो बाबर का ये शुरुआत जो है इस प्रकार से कुछ यहां पर होती है। अब आप देखोगे कि बाबर जो है वो एक तरफ भारत पे नजर जमाए हुए और समरकंद पे। तो वाई भारत? एक तो ये सिंपल रीजन, वेल्थ ऑफ इंडिया उसको अट्रैक्ट कर रही थी। ये लोग जहां से आए थे बाबर वगैरह, आप देखोगे ये एरिया उज्बेकिस्तान का बड़ा ड्राई एरिया है, कुछ मिलता ही नहीं, वहां पर सूखा पड़ा है, ना बंदा ना बंदे, कुछ कोई है ही नहीं, वहां पर पूरा सूखा पड़ा है भाई। सेकंड, एंसेस्टर्स वंस रूल्ड इंडिया, ये बाबर के दिमाग में था, है ना, और इसलिए कह रहा था कि भाई इट इज माय बर्थ राइट कि मैं भारत पे वो करूं, रूल करूं। एंड देन लैक ऑफ यूनिटी,
नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे यूनिटी नहीं थी, और वही हुआ था जो कहते हैं कि दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। ये तीन सारे फैक्टर्स जो हैं लेड बाबर टू कम टू इंडिया। बाबर खाइबर पास से आप देखोगे भारत के अंदर एंटर करता है, और फिर जब पहुंचता है देन इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही इज फाइटिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है ना, तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वर्सेस इब्राहिम लोदी, 1527 बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट राणा सांगा मेवाड़ के थे, देन 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय के खिलाफ, यहां पर मालवा के रूलर थे, एंड देन 1529 बैटल ऑफ घग्गर, ये महमूद लोदी के खिलाफ, और ये चारों बैटल में बाबर जीत जाता है। अब बात ये आती है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बाबर ने अपनाई कि बाबर ये सारी बैटल, चाहे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो, चाहे बैटल ऑफ खानवा हो, चाहे बैटल ऑफ चंदेरी हो, चाहे बैटल ऑफ घग्गर हो, और ध्यान रखिएगा सारी बैटल्स एक साथ हैं, 26, 27, 28, 29। पीसीएस वगैरह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसको अरेंज करिए इन द सीक्वेंस ऑर्डर, तो ध्यान रखना है कि भाई लाइन से हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर। तो ये सारी बैटल जो है यहां पर बाबर जो है वो जीत गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसकी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी तुलुगमा बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी थी। क्या स्ट्रैटेजी तुलुगमा, अभी बताते हैं। दूसरी बात, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स थी वो ज्यादा खतरनाक थी। तीसरी बात, गन पाउडर का इस्तेमाल जो है, ऑल्दो इंडिया में बहुत पहले तो जाना जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन गन पाउडर का इस्तेमाल एक मैसिव स्केल पे जो करवाया वो यहां पर बाबर ने शुरू किया। तो व्हाट इज दिस तुलुगमा स्ट्रैटेजी? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई यहां पर बाबर ने कि वो चारों बैटल जीत गया और कोई भी इसको यहां पर हरा नहीं पाया। तो यहां पर क्या हुआ, आप देखोगे कि मान लीजिए ये जो है ये बाबर की सेना खड़ी हुई है, ठीक है, और यहां पर आप देखोगे दुश्मन की सेना है। तो दुश्मन की सेना से मान लीजिए ये एक फ्लैंक है, ये राजा यहां खड़ा हुआ है, दिस इज राजा, ठीक है, ये यहां पर आप देखो कैसे है, ये भी यहां पर आप देखो राजा है। तो पॉइंट ये है कि बाबर की स्ट्रैटेजी में क्या होता था कि ये दो फ्लैंक साइड के दिख रहे हैं, अब होता था क्या था, ये लोग ऐसा कुछ करते थे कि यहां से थोड़े बहुत सैनिक भेज दिए तो ये लोग भी आगे अपने सैनिक भेजते थे, और जैसे ही इनके लोग फायरिंग रेंज के अंदर आ जाते थे तो यहां से बाबर की एक सेना जाती थी और यहां से एक सेना जाती थी और चारों तरफ से घेर लिया जाता था। दिस वॉज द तुलुगमा स्ट्रैटेजी, है ना। ये साइड विंग्स जो है वो भी ऐसे जाते थे, अब ये लोग आगे आ गए, फायरिंग रेंज में आ गए, तो ये ऐसे जाएंगे, इधर से जाएंगे और चारों तरफ से घिर जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को यहां पर नहीं जाना जा रहा था, ये तुलुगमा थी, एंड दिस गेव बाबर एन एज ओवर द अदर पावर्स जो यहां पर थी। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां लड़ाई किसके किसके खिलाफ हुई वो बात ध्यान रखिएगा। नाउ अब सबसे बड़ी बात है कि बाबर जो है उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करने पड़ेंगे। वाई? पहला पॉइंट, नोबल्स ऑफ बाबर आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत वो चाहते थे कि वापस चला जाए। अब उनके नोबल्स ने कहा बाबर के कि भैया पानीपत की लड़ाई हो गई है, इब्राहिम लोदी को खिलाफ उनको हराने के लिए बुलाया था दौलत खान लोदी ने, हो गया, वापस चलते हैं। लेकिन बाबर का तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो चुका था कि उसके बाप दादा वहां रूल करते थे, तो बाबर ने एनी हाउ अपने नोबल्स को कन्विंस कर लिया कि भाई रुक जाओ, चलते हैं, ठीक है चलते हैं। एंड सेकेंडली क्लाइमेटिक कंडीशंस और कल्चरल चेंजेस, कल्चरल जो डिफरेंसेस थे, इस वजह से भी यहाँ पर बाबर के लोग जो है रहना उनको समझ में नहीं आ रहा था। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल नहीं थी इनके लोगों के लिए, और कल्चरल लिंकेज भी जो है यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन एनी हाउ यू विल फाइंड बाबर ऑल्सो फेस चैलेंजेस विद राजपूत ऑल्सो, राजपूत से भी यहाँ बाबर को चैलेंज देखने को मिला। तो बाबर जब भारत में पहुंचा तो उसको बहुत चैलेंज मिला। अब आप देखिए कि जब वो गद्दी में बैठ रहा है फरगना की, जहां वो पैदा हुआ है ना, बाप की जागीर उसको मिली, बाप की प्रॉपर्टी, बाप का पूरा टेरिटरी मिला, है ना, फरगना बैठा वो, और वो समरकंद की लड़ रहा है, अपने लोगों से लड़ रहा है, शाहबानी खान से लड़ रहा है, फिर काबुल पहुंचा, काबुल में अपने आप को उसने रूलर डिक्लेयर किया, काबुल में बैठ के भी ऊपर लड़ाई लड़ रहा है समरकंद के लिए, फरगना भी हाथ से चला गया है, राइट। फिर वो भारत के अंदर ही घुसना चाहता है, भारत में आया तो वो 4 लड़ाइयां लड़ रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके नोबल साथ नहीं दे रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, राजपूत भी अपोज कर रहे हैं। आप देखिए बाबर का जीवन फ्रॉम द टाइम इज बॉर्न 1483 से लेकर 1530 तक, ये जो उसके जीवन के 47 ईयर्स थे, वो सिर्फ इसमें लड़ता रहा और आखिरी में लड़ते लड़ते ही मर गया, लड़ते लड़ते ही वो यहां पर मर जाता है। ठीक है, वो लड़ते लड़ते मर जाता है। बाबर की आप देखोगे तो उसकी एक जीवनी है, उसकी एक किताब है, उसका नाम है बाबरनामा। अगर आप वो किताब पढ़ोगे, मेरे पास, मैं बेसिकली मेरे एक नोन में है, तो ही वॉज बेसिकली रिटायर हो चुके हैं वो, तो वो डीजीपी थे, तो मैं उनके घर गया तो उनके पास किताब थी वो, ठीक है, मैं नाम नहीं बताता हूँ उनका, बट उनकी किताब थी, एज अ वेरी बिग लाइब्रेरी, और बहुत ही उनको पढ़ने का शौक है। तो आई बॉट दैट बुक, मैंने उनसे बुक ले ली कुछ दिन पढ़ने के लिए, एंड आई स्टडीड इट। तो उसमें लाइन आती है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए। बाबर लिखता है अपनी जीवनी में कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, वो नहीं हारे। बाबर कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि भाई क्या हो गया, अगर मैदान हार गए तो क्या हो गया,
एक आध लड़ाई हार गए तो क्या हो गया, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं हम। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो मेरे अंदर है, जब तक मैं ये नहीं हारूंगा तब तक मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। यही बात मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप उस दिन हारोगे जिस दिन आपका मनोबल टूट जाएगा, आप टोटली आप पूरी तरह दिल से दिमाग से हार जाए। आप ये कहते हैं कि नहीं, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, आप अपने दिमाग से इस बात को बोले। ये नहीं कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार प्रीलिम्स रुक गया, मेंस रुक गया, इंटरव्यू रुक गया तो हम बोल दिया नहीं होगा। वो तो लो फेज होता ही है इंसान का, लो फेज में तो इंसान टूटता ही है। लेकिन इंसान को ये फैसले, जब वही ना बाबर यही कह रहा है, क्या हुआ जो मैदान हार गए, सब कुछ नहीं हारे हैं। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, अगर विल पावर है आपके पास, और जब तक विल पावर है तब तक आप नहीं हारोगे। मैं आप लोगों से वही बात बोलता हूं। बाबर की लड़ाई शुरू हुई, बैटल ऑफ खानवा। आफ्टर विक्ट्री, बाबर ने इस लड़ाई को जीतने के बाद, राणा सांगा से लड़ाई हुई थी, और उसको जीतने के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी। राइट नाउ सबसे बड़ी बात, व्हाट वाज द स्पार्क? स्पार्क वाज द ब्लेम, एक्विजिशन। अब ये एक्विजिशन जो है बाबर ने लगाया था राणा सांगा के ऊपर, और बाबर ने कहा कि भाई राणा सांगा, ये एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी में लाइन आती है कि बाबर ने कहा राणा सांगा से, मतलब ये कि आपने मुझे इनवाइट किया, यू इनवाइटेड मी टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, ठीक है। और अब ये बात कई सारे, देखो हमारे किताब जो है यूपीएससी वाला किताब है, उसमें भी एनसीईआरटी में ये सब बातें यहाँ पर हैं, बट कई हिस्टोरियंस इस बात को नहीं भी मानते हैं, क्योंकि जो ये इनविटेशन की बात आती है ना, वो शायद यहाँ पर सही ना हो, ठीक है। बट बाबर यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि राणा सांगा ने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन राणा सांगा ने इन्वाइट करने के बाद ही डिड नॉट इवन आस्क मी, चाय पानी भी नहीं पूछा कि भैया चाय पियोगे, पानी पियोगे, क्या खाओगे, पूछा ही नहीं, बुलाया, भूल गया, मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दिस वॉज द एक्यूजिशन दैट वॉज सेट फोर्थ फ्रॉम बाय बाबर टू राणा सांगा, ऑन राणा सांगा। तो राणा सांगा एंड बाबर यहाँ पर उनकी कहानी थी, और राणा सांगा इंक्लूडेड मुस्लिम्स इन हिज आर्मी। जस्ट सॉरी, यस। तो राणा सांगा एंड बाबर, ये यहाँ पर एक्विजिशन था, और यहीं से स्पार्क शुरू हो गया, यहीं से लड़ाई की थोड़ी सी चिंगारी लगना शुरू हो गई। अब बाबर ने देखा कि भाई राणा सांगा जो है वो अपनी तरफ मुसलमानों को ही मिलाए हुए हैं, है ना। जैसे आप देखोगे राणा सांगा ने यहाँ मुस्लिम्स को इंक्लूड कर रखा था, फॉर एग्जाम्पल हसन खान मेवाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल महमूद लोधी। तो दीज आर द मुस्लिम्स एंड दे वर फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ राणा सांगा। तो इसीलिए अब बाबर को लगा कि कैसे हराएंगे राणा सांगा को, ये तो बड़ा यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम भी उनके साथ है, हिंदूज भी हैं, तो कैसे हराएंगे। तो राणा सांगा ने यहाँ पर जो है जिहाद का, इस लड़ाई को, इस पूरे अपने चीजों को जिहाद का वो दे दिया, कलर ऑफ जिहाद। उसने कहा कि भाई मुसलमान एक तरफ हो जाएं, हिंदू अलग हो जाए, हिंदू के साथ नहीं होना है, ये जिहाद उसने छेड़ दिया। सो द ब्लास्ट वाज बाबर का। यहाँ पर आप देखोगे कि डिसीजन जो उसका था कि भाई जिहाद छेड़ना, क्या उसने कहा जिहाद, उसने कहा जिहाद। जिहाद मतलब क्या किया उसने, बोला कि भाई मुसलमान है, वो हिंदू है, सेम यहाँ पर वो नहीं होगा, सेम इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो बाबर ने इस तरह का यहाँ पर काम कर दिया। ये गंदा काम जो बाबर ने किया, बाबर ने इनफैक्ट अपनी वाइन की बोतलें तोड़ दी। वैसे बहुत पीता था बाबर, है ना। ये बात का जिक्र एनसीईआरटी कहता है कि भाई किया गया है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत दारू पीता था, बट शायद ऐसा नहीं भी था, ऐसी ही बातें आती हैं। तो यहाँ पर ये बात पर लिखी हुई है कि हाँ उसने एनसीईआरटी के अंदर की वाइन की बोतल तोड़ दी उसने, ये दिखाने के लिए कि भैया हम बहुत कट्टर मुसलमान हैं, सारे मुसलमान एक साथ हो जाए हमारे। फॉर ऑल दीज थिंग्स उसने ये काम किया। सो मुस्लिम्स एक साथ आ जाए, ये जिहाद उसने छेड़ा। तो यहाँ पर ये बैटल ऑफ खानवा तो यहाँ होती है, और इस बैटल में विक्ट्री के बाद बाबर टेक्स द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है ना। और यहाँ पर नहीं जाना है। तो गन पाउडर ऑलरेडी यहाँ पर जानते थे, इंडिया में था, नोन था, लेकिन उसको बड़े पैमाने पे ले जाना बाबर का यहाँ पर बाबर ने किया। बाबरनामा ये उसने लिखी थी यहाँ पर। चारबाग स्टाइल में उसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाए, है ना। फाउंटेन्स वगैरह आप देखोगे तो वाटर रनिंग है, उस फाउंटेन से पानी निकलता है। चारबाग स्टाइल होता है ना कि चारों तरफ गार्डन बने हुए हैं, बीच में चलने का रास्ता है, फाउंटेन्स है, जैसे आप ताजमहल के अंदर देखते हो, है ना। ही वॉज अ फॉलोअर नक्शबंदी सूफी सेंट ख्वाजा उबैदुल्ला अबरार। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जब भक्ति इन द सूफी मूवमेंट, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उस लास्ट चैप्टर में आई विल डिस्कस दिस नक्शबंदी सिलसिला क्या है। एक्चुअली आप देखोगे सिलसिला, दिस इज द ऑर्डर्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चिश्ती सिलसिला सुना होगा आप लोगों ने, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावादी सिलसिला, है ना, कादरी सिलसिला। तो वैसे यहाँ पर देखोगे कि वो नक्शबंदी सिलसिला जो थे उसके सूफी सेंट ख्वाजा उबैदुल्ला अबरार के यहाँ पर फॉलोअर थे, ठीक है। तो ये फॉलोअर थे। तो बेसिकली ये बाबर के बारे में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। दिस वॉज अबाउट बैटल ऑफ आपका बैटल ऑफ खानवा, क्लियर है। तो बाबर के बारे में ऐसे ही आप देखोगे बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय के खिलाफ हुआ, मेदिनी राय के खिलाफ हुआ, है ना। ये मालवा का यहाँ पर रूलर था, तो मेदिनी राय के खिलाफ भी लड़ाई होती है, इसमें मेदिनी राय हार जाता है। दिस इज बैटल ऑफ चंदेरी, है ना। और डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें यहाँ पर आप समझिए। बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में। बाबर की डेथ के बाद गद्दी बैठता है उसका लड़का हुमायूं।
अब हुमायूं आप देखोगे इज रूलिंग फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड देन उसके बाद 1555 टू 1556, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि बाबर के जो लड़के थे, हुमायूं, हिंदल, अस्करी, कामरान, ये लड़के हैं बाबर के। तो बाबर के एक लड़के हैं, यहां पर मैं कहूं कि हुमायूं के भाई थे। हुमायूं खुद, हुमायूं के बाद उसका भाई आप देखोगे हिंदल है, अस्करी है, कामरान है, ये उनके भाई हैं। तो बाबर का फेवरेट लड़का था हुमायूं, और बाबर ने इसलिए हुमायूं को पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये राजा बनेगा। अब पहले के टाइम में इस्लामिक डायनेस्टी में रूल ऑफ प्रिमिगेनेचर नहीं था कि कौन राजा बनेगा, रूल ऑफ कोपासनरी था। कोपासनरी मतलब है ना, जैसे कोई प्रॉपर्टी मिली बाप की तो सारे बेटों बराबर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहां पर बाबर ने क्या किया था, बाबर ने हुमायूं को डिक्लेयर करवा दिया था कि ये राजा बनेगा मेरे बाद। और बाबर ने हुमायूं से कहा कि बेटा तुम सारे अपने भाइयों का ख्याल रखोगे, है ना। उसने कहा ओके पापा, मैं अपने सारे भाइयों का ख्याल रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा उनको मैं। तो हुमायूं ने ऐसे कस्में वादे अपने बाप के साथ खाई और बाप फिर उसका चल बसे। अब बाप भी चल बसे तो कस्में भी दिल में चुभ रही हैं, है ना, दिल में कस्में भी रखी हुई हैं। पापा से मैंने बोला था, पापा से हम प्यार करते हैं। हुमायूं ने कहा था कि हिंदल, अस्करी, कामरान सबका ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि हुमायूं ने सब जगह का टेरिटरी वेटरी बांट दिया कि ठीक है, ऐसा कामरान को कांधार दे दिया कि तुम कांधार के साइड रूल करो, ऐसे ही हिंदल को, अस्करी को कुछ कुछ एरिया दे दिया कि तुम भी रूल करो, ठीक है। ये सब चल रहा है ना। अब जैसे आप देखोगे हिंदू डायनेस्टी में रूल ऑफ प्रिमिगेनेचर होता है, लेकिन इस्लामिक डायनेस्टी में नहीं होता है। रूल ऑफ प्रिमिगेनेचर, जो एल्डेस्ट सन है वही गद्दी बैठेगा। तो हिंदू डायनेस्टीज में ऐसा होता है, लेकिन इस्लामिक डायनेस्टी में रूल ऑफ कोपासनरी था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ हुमायूं जो गद्दी बैठा, तो हुमायूं के यहाँ पर सबसे बात है, जब हुमायूं पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमको शेर शाह सूरी को पढ़ने की जरूरत है। मैं हुमायूं की कहानी और शेर शाह सूरी की कहानी एक साथ बताऊंगा आपको। हुमायूं का गद्दी पे आ चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले शेर शाह सूरी के बारे में सुन लीजिए, यहीं से कहानी हुमायूं की भी स्टार्ट हो जाएगी। शेर शाह सूरी आप देखोगे तो सासाराम में, बिहार में जो है, उसके एक जमींदार का लड़का था ये। अब आप इमेजिन करिए कि जमींदार का लड़का है, एक जमींदार, बिहार का सासाराम, और जमींदार का लड़का। नाउ ही इज ड्रीमिंग टू बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। वो भारत के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहता है, भारत के ऊपर पूरा रूल करना चाहता है। अब हुआ क्या कि ये जो शेर शाह सूरी था ना, यू विल फाइंड कि शेर शाह सूरी इज बेसिकली ही इज इन द सर्विस ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार। जो गवर्नर था बिहार का, उसकी सर्विस देता था अपनी वो, ठीक है। और जब गवर्नर की डेथ हो गई बिहार के, तो शेर शाह सूरी जो है वो बिहार का गवर्नर बन गया, वो उसके थ्रोन पे बैठ गया, ठीक है। ऐसा थ्योरीज आर देयर कि भाई जो गवर्नर होता है ना, उसके यहाँ सर्विसेज देता है, फिर उसकी बेबी से शादी कर लेता है ना, एंड देन ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ बिहार। ये हो गया। और उसकी जो साली थी, यहाँ पर जहाँ शादी हुई इससे, उसकी जो साली थी, जो गवर्नर जो था बिहार का, उसकी बीवी जो थी, उसकी साली जो थी, तो साली थी उसकी, नाम था लाड मलिका। तो शेर शाह सूरी जो है वो लाड मलिका को ले जा रहा था छोड़ने के लिए काड़ा, मानिकपुर के पास एक जगह है काड़ा, ठीक है। वहां पर आप देखोगे काड़ा फोर्ट, चुनार फोर्ट है, तो वहां पर ले जा रहा था। रास्ते में जो है शेर से लड़ाई होती है उसकी, और लाड मलिका शेर से लड़ाई देखती है तो बड़ा प्रसन्न हो जाती है, बड़ा खुश हो जाती है, क्या बात है यार, इंप्रेस हो गई, दिल में लड्डू फूटने लगा, आंखों में दिल बनने लग गए। लाड मलिका को प्यार हो गया, है ना, लाड मलिका को प्यार हो गया। और फिर जब लाड मलिका, जहां उसकी शादी हुई होती है ना, मानिकपुर काड़ा में शादी हुई होती है, चुनार फोर्ट है वहां पर, तो उसके राजा की डेथ हो जाती है। और जब उसके राजा की डेथ हुई तो शेर शाह सूरी ने लाड मलिका से शादी कर ली, एंड ही बिकम्स द रूलर ऑफ काड़ा ऑल्सो। चुनार फोर्ट पे उसने कब्जा कर लिया। तो उसकी दो शादियां, एक उसने जो बिहार के गवर्नर की बीवी से शादी करी, गद्दी बैठ गया, और दूसरा लाड मलिका से शादी करके वो चुनार के फोर्ट पे कब्जा करके बैठ गया, काड़ा का रूलर बन गया। अब ये सारी चीजें हुमायूं देख रहा था दूरबीन लगा के, क्या चल रहा है भाई, ये आदमी कौन है, बिहार भी कब्जे में आ गया, मानिकपुर काड़ा भी कब्जे में कर लिया, और सब देख रहा है कि शेर शाह सूरी, एस ट्रिपल एस का मतलब है शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस की पावर राइज हो रही है। हुमायूं इस बात को देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा आदमी क्या कर रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। तो यहां से शुरू होती है, आप देखोगे, ब्लंडर्स ऑफ हुमायूं। अब शेर शाह सूरी की राइजिंग पावर को देखकर किसी भी रूलर की आंखों जो है, आंखें उसकी वो होनी चाहिए, खुल जानी चाहिए कि अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मेरा थ्रेट राइज हो रहा है। हुमायूं इस बात को देख रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। तो हुमायूं गया, उसको पता था शेर शाह सूरी काड़ा में है, मानिकपुर में चुनार के फोर्ट में है ना। वो गया और हुमायूं ने शेर शाह सूरी, काड़ा जो किला था, काड़ा वाला, मानिकपुर वाला, चुनार वाला फोर्ट, चुनार फोर्ट की घेराबंदी कर दी। चुनार फोर्ट, अंदर शेर शाह सूरी है, और पूरे किले की घेराबंदी हो गई। हर तरफ से बाबर ने घेर लिया, सॉरी हुमायूं ने घेर लिया। जब हर तरफ से घेर लिया, ये सीज जो चुनार का चला वो 6 महीने चला। 6 महीने तक ये कोशिश चलती रही कैसे चुनार फोर्ट पे हम कब्जा कर लें। 6 महीने बाद ये फाइनली सिचुएशन आई कि द सीज ऑफ चुनार हो गया, शेर शाह सूरी को यहां पर पकड़ा गया। लेकिन शेर शाह सूरी ने कहा कि मालिक गलती हो गई, हम तुम्हारे लिए अब लॉयल रहेंगे, हम कोई भी अगर आपका कुछ कैंपेन कहीं कुछ हो तो हमको बताइएगा, आई विल बी लॉयल टू यू, आई विल बी अंडर द मुगल्स। और साथ में इस बात को कंफर्म करने के लिए शेर शाह सूरी ने अपने एक लड़के को
हुमायूं के पास हॉस्टेज बना के रख दिया, बंदी बना के रख दिया कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को रख लो कन्फर्मिटी के लिए कि मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा। इस बात को देखकर हुमायूं ने जो है शेरशाह सूरी को माफ कर दिया और शेरशाह सूरी फिर चला गया। दिस वॉज द ब्लंडर ऑफ हुमायूं। तुमको पता है कि वो आदमी की पावर राइज हो रही है, तुम्हें उसको वहीं मार देना चाहिए था। आपने पूरा काड़ा को घेराव डाला, आपने काड़ा की सीज कर लिया, लेकिन आपने शेरशाह सूरी को छोड़ दिया। ऐसा कहीं होता है? तुम्हारा वो दुश्मन था ना अभी तक, तो उसकी पावर राइज हो रही है और तुमने देखा कि उसकी पावर राइज हो रही है, फिर भी तुमने छोड़ दिया। दिस वॉज द फर्स्ट ब्लंडर ऑफ हुमायूं। ठीक है, सेकेंड ब्लंडर की बात करेंगे, गुजरात एपिसोड। अब यहां पर हुमायूं जो है वो गुजरात की तरफ बढ़ता है। अब यहां पर आप देखिएगा कि सिनारियो कुछ ऐसा था, एक कहानी भी है यहाँ पर रानी कर्णावती को लेकर। ठीक है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी क्या, इस कहानी को कोई और हिस्टोरियन नहीं मानता है। मैं आपको गलत कहानी है जस्ट बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसी कहानी को मुझसे पूछते हैं कि क्या सर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हेल्प मांगी थी, द विडोड वाइफ ऑफ राणा सांगा, तो क्या उन्होंने यहाँ पर हेल्प भेजी थी, राखी मांग ली थी, हुमायूं से मदद मांगी थी क्या? नहीं, ऐसा देखो हिस्टोरियंस नहीं मानते, है ना। एनसीईआरटी सतीश चंद्र सर की है, इस लाइन को लिखती है और साथ में ये भी लिखती है कि दिस स्टोरी कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी, ऐसी स्टोरी कोई भी कंटेम्प्रेरी राइटर नहीं लिखता है। तो ये बात श्योर रखिएगा दिमाग में, कोई कहे आपसे कैसा हुआ तो वहां उसको बताइएगा दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हुमायूं जो है गुजरात की तरफ बढ़ता है, वहां का जो रूलर होता है वहां पर बहादुर शाह होता है। बहादुर शाह के साथ यहाँ पर उसकी लड़ाई होती है और बहादुर शाह पे कब्जा जो है वो कर लिया जाता है। हुमायूं जो है वो गुजरात को जीत लेता है और बहादुर शाह को कब्जा कर लेता है। ठीक है, मतलब बहादुर शाह निकल जाता है, भाग निकलता है और गुजरात जो है वो हुमायूं कब्जे में आ गया। ना व्हाट हैपेंड इज कि हुमायूं जब गुजरात जीतता है तो उसके बाद वो उसको अपने भाई अस्करी को दे देता है कि तुम उसको गवर्न करो, चलाओ, तू रूल कर भाई, इसको तू रूल कर। अब यहां पर हुमायूं इतना बोल के रिटर्न हो जाता है। जैसे ही रिटर्न होता है तो बहादुर शाह जो होता है, गुजरात का रूलर जो पहले था, वो रिवोल्ट कर देता है। और जब उसने रिवोल्ट किया तो अस्करी भाग गए वहां से। अस्करी आए पीछे पीछे, भैया भैया वो गुजरात जो है चला गया है। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, जितना भी ट्रेजरी वरी लूटना पाटना था हमने लूट लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाने दो। दिस वॉज अगेन द ब्लंडर ऑफ हुमायूं। आप देख रहे हो कि बहादुर शाह अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गुजरात और बंगाल दो ऐसी जगह होती हैं जिसको कब्जा करना बहुत जरूरी है और ये हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है आज तक भारत में, बिकॉज द प्रेजेंस, आप इस चीज को महसूस करिए कि भाई हिंदुस्तान में हमेशा से ये जो दो एरिया है इसका इंपॉर्टेंस हमेशा है। गुजरात का इंपॉर्टेंस भाई पोर्ट्स एंड सेम गोज विद बंगाल, सेम गोज विद बंगाल। ये दोनों को दिल्ली पे, सिर्फ दिल्ली की ये कोशिश होती थी कि इन पे कब्जा किया जाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड गेटवे टू जो डेक्कन है, दैट इज द एरिया ऑफ मालवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आप देखोगे किसी भी बादशाह की जो कोशिश होती थी, गुजरात, मालवा और बंगाल को अपने कंट्रोल में किया जाए, यही कोशिश होती थी। और फिर इसके नीचे क्या चल रहा था? दिस वॉज द बहमनी किंगडम, जो बाद में टूट गया था। और हम देखते हैं कि बाद में बीजापुर, गोलकुंडा यहां पर होते हैं, अहमदनगर, बेरार, बिदार इधर होते हैं। इसलिए तो औरंगजेब कोशिश कर रहा है ना कि इनको हराया जाए, क्योंकि जब तक इनको नहीं हराएंगे डीप साउथ में कैसे जाएंगे कैप्चर करने के लिए। तो आखिरी में औरंगजेब की लड़ाई 25 साल तक इन्हीं के लिए लड़ता रहा वो। यहीं पर मराठास भी आ जाएंगे बाद में, इनसे लड़ता रहा वो। ठीक है, तो अभी गुजरात का इंपॉर्टेंस बहुत था। हुमायूं यहां बैठा है, बहादुर शाह को देख रहा है कि बड़ा खतरनाक यहां पर रूलर है। लेकिन गलती यही थी कि जब वहां पर रिवोल्ट हो गया था, बहादुर शाह का रिवोल्ट हो गया है, गुजरात हाथ से निकल गया है, हुमायूं शुड हैव इमीडिएटली गॉन बैक। हुमायूं को दोबारा वापस जाना चाहिए था और कंसोलिडेशन करना चाहिए था गुजरात का, क्योंकि अभी बगावत हुई है, अभी आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो, रिकैप्चर कर सकते हो। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया, यह काम अकबर ने किया था। अकबर इमीडिएटली वेंट बैक जब उसको पता चला कि दोबारा से विद्रोह हो गया है। तो दिस वाज द मिस्टेक बाय हुमायूं, ब्लंडर है। आप एक ब्लंडर कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीन तीन चार चार ब्लंडर करोगे, इसकी कोई माफी नहीं है फिर। दिस वाज द सेकंड ब्लंडर ऑफ हुमायूं। थर्ड ब्लंडर, बंगाल एपिसोड। अब शेर शाह सूरी बंगाल पहुंचता है, क्योंकि अगेन बात वही है, बिहार, गुजरात और बंगाल दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और इन पे कब्जा करना इंपॉर्टेंट है। तो शेर शाह सूरी बंगाल पहुंचा। वो भाई का वो जब आपको पता ही है कि ऑलरेडी लॉयल्टी शो कर चुका है, अब वो लॉयल्टी शो किया हुआ है, बंगाल पहुंचा। बंगाल जब पहुंचा तो अब उसके सामने जो है बंगाल का राजा शेर शाह सूरी के कदमों में गिर गया कि मालिक ऐसा मत करिए। तब ये बात हुमायूं को पता चली कि यार, उसने कहा शेर शाह सूरी के कदमों में बंगाल का रूलर गिर गया है, ये कैसे हो सकता है। बड़ा उसके लिए शॉकिंग था कि बंगाल का रूलर और शेर शाह सूरी कदमों में। तो हुमायूं कान खड़े हो गए कि यार ये कुछ तो कर रहा है, तभी तो बंगाल का रूलर उसके कदमों में गिर गया है। भाई वो तो हमारे अंडर ही आ चुका है ना, हमको लॉयल्टी दे रहा है,
लेकिन बंगाल जैसे स्टेट का, टेरिटरी का रूलर उसके कदमों में आ गया है, इसका मतलब समथिंग इज नॉट गुड। और फिर उसने कहा कि अब मैं शेरशाह सूरी को क्रश कर दूंगा। लेकिन यहां पर उसकी गलती थी। अब हुमायूं, शेरशाह सूरी जो है वो जानता था कि हुमायूं की वहां पर क्या क्या खामियां हैं उसकी। हुमायूं बड़ा यहाँ पर ऐसा था कि जो ज्यादा सोचता नहीं था करने से पहले कुछ क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं थी। उसने कहा बंगाल जाएंगे और एकदम चले आएंगे लूटपाट करके सब भरा के शेरशाह सूरी को। लेकिन हुमायूं शेरशाह सूरी गया तो वो हुमायूं जो है वो बंगाल में रह गया वहीं पर। उसके लोग वहां से खत लिख रहे हैं कि भैया वापस आओ वापस आओ वापस आओ, तुम्हारा यहाँ पर सम्राट जो है साम्राज्य खतरे में है। सुन ही नहीं रहे वहां पर, वो हुमायूं वहीं पर बैठा हुआ बंगाल के अंदर। और वहां से निकल गया शेरशाह सूरी। कहते हैं कि हुमायूं को अफीम का बड़ा शौक था, हुमायूं को डांसर्स बड़े पसंद थे, नाच गाना। शेरशाह सूरी को पता था कि हुमायूं आएगा पीछे पीछे, और उसने इन दोनों चीजों का इंतजाम किया, अफीम और डांसर्स। और फिर उसके बाद वहां से वो निकल गया। हुमायूं आया, वहीं पर रह गया। हुमायूं वहीं पर एंजॉय कर रहा है, 9 महीने रह गया, उसको पता ही नहीं चला। एक्चुअली इट इज लाइक कि वो बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ नहीं पाया, क्योंकि वहां का आप देखो कि ज्योग्राफी, वहां का टेरेन वगैरह बहुत डिफरेंट है, एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स कि वहां क्या चल रहा है। सो बंगाल में भी उसका मिसकैलकुलेशन हो गया, एंड ही स्टेड इन बंगाल अगेन। उसका बहुत बड़ा ये यहाँ पर आप देखो कि बंगाल का एपिसोड भी उसका बहुत बड़ा एक ब्लंडर था, ठीक है ना। सो मिसकैलकुलेशन ऑफ हुमायूं पॉलिटिकल सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाया कि भाई वहां का राजा गिरा है तो क्यों गिरा है, क्या है, पता करना चाहिए था ना पहले। चल दिए पूरा सेना वना लेकर तुम तो। अब जब बंगाल से वापस आ रहा था, और जब उसके भाई, बंगाल से वापस आना है, बंगाल से वापस आना है, जब बंगाल से तुम वापस आओगे टुवर्ड्स योर कैपिटल दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में पड़ेगा बिहार, और बिहार में एक जगह है चौसा। तो वहां से खत लिख रहे हैं लोग कि भैया उसके भाई के बाप, भैया हुमायूं भैया वापस आओ, साम्राज्य जा रहा है तुम्हारे हाथ से। तो भाई ने डिक्लेयर कर दिया कि वही राजा है। हुमायूं स्टार्टेड रनिंग, रशिंग बैक। हुमायूं रश कर रहा है वापस अपने राजधानी की तरफ, तो रास्ते में चौसा पड़ा, उसको पता चला शेरशाह सूरी चौसा में है। तो वो पहुंचा, उसने तंबू वंबू लगाया, बिहार में चौसा में पहुंच के तंबू वंबू लगा के रेडी है, अटैक करेंगे। उस साइड है शेरशाह सूरी की सेना है, इधर इनकी सेना है, बाबा हुमायूं की सेना है। दोनों लोग तंबू लगा के बैठे हैं, ना ये फायरिंग कर रहे हैं ना वो फायरिंग कर रहे हैं। और शेरशाह सूरी को पता था, ही वाज फ्रॉम बिहार ओनली, तो उसको पता था कि जब मानसून सीजन आता है, रेनी सीजन होता है, तो कैसे यहाँ पर नदियां उफान पे होती हैं, कौन से इलाके डूब जाते हैं, कौन से इलाके नहीं डूबते हैं। ही वॉज नोइंग अबाउट दैट। और जब ये मानसून सीजन आया तो हुमायूं की सेना उस फ्लड्स में, उस पानी में फंस गई। और जब ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक कर दिया। दिस वॉज द बैटल ऑफ चौसा 1538। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। शेरशाह सूरी अटैक कर देता है हुमायूं को, दिस वॉज द बैटल ऑफ चौसा। इस बैटल में आप देखोगे हुमायूं एनी हाउ एस्केप करता है, बच जाता है। और हुमायूं जो है वो एस्केप करके कलिंजर पहुंचता है ना, वो एस्केप करता है और वो कलिंजर पहुंच जाता है। हुमायूं एस्केप्ड और वो कलिंजर, गलत बोल रहा हूं सॉरी, वो शेरशाह सूरी का था, कन्नौज पहुंच जाता है। हुमायूं कन्नौज पहुंचता है, बिलग्राम कहते हैं इसको। और वहां पर पहुंच के अब जो थोड़ी बहुत सेना थी उसकी, वो उस सेना के साथ और हेल्प मांग रहा था अपने भाइयों से, हस्करी से कह रहा था, कामरान से कह रहा था, है ना, इन सबसे बोल रहा था कि भैया आओ आओ आओ। भाइयों ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, जब बुला रहे तब आ नहीं रहे थे, अब तुम आ रहे हो, अब तो हमसे बोल रहे हो आओ आओ आओ, नहीं आएंगे। क्या समझ रखा है कि दाना डालोगे चले आएंगे, नहीं आएंगे। हुमायूं अकेला पड़ गया, और जो लिमिटेड सेना थी उसके पास, उसी के साथ एक बार फिर से आप देखोगे वो कुछ यहां पर पावर को रीगेन करता है, रीगेन सम फोर्सेस। वो हेल्प मांगता है अपने ब्रदर से, लेकिन हेल्प नहीं मिलती है, सो ही रीगेन सम फोर्सेस, रीगेन करता है। एंड दिस वाज द बैटल ऑफ बिलग्राम 1540। और हुमायूं यहां पर फाइनली देश छोड़ के भाग जाता है, एग्जाइल। कोई सपोर्ट नहीं था, ही वेंट इनटू एग्जाइल। यहां से सुर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1540 में। हुमायूं बहुत बुरी तरह मार खाया हुआ है, पिटा हुआ है, घंघोर तरीके से मारा गया है, हर लड़ाई में पिट गया है, वहां से भागा, वहां लतखोरा गया, लड़ा है, पूरा पिटा हुआ है, मुंह एकदम सूज गया है पिट पिट कर। और जब वो एग्जाइल में गया, जब वो भागा वहां से, एस्केप किया, ही रीचेस अमरकोट। अमरकोट में पहुंचा, देखा उसने वहां पर हमीदा बानो को। अरे हमीदा बानो का भैया कौन है ये? हुमायूं ने कहा कौन है ये? कहा कि भैया तुम्हारा जो हिंदल है ना भाई, उसके जो तुम्हारे उसके गुरु है, उसकी बेटी है। हुमायूं ने कहा मुझे शादी करनी है इससे। आप देखिए जरा इंसान को, आप देखिए इसके कैरेक्टर को, मतलब ये इंसान इतना इतना जो है वो फंसा हुआ है, इतना मार खाया है, इतना रोया धोया, सब कुछ है, पिटा हुआ है, और अब बादशाह भी नहीं है,
लेकिन प्यार जो है वो परवान चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि हमीदा बानो तो शादी करनी है। एनीवे ही गॉट मैरिड, और जब शादी हुई तो अमरकोट में 2.5 साल जब वो रहा, तो उसी टाइम पे अमरकोट में यू विल फाइंड कि वहीं पर अकबर पैदा होता है। 1540 और 1542 के बीच में ही वॉज एज एग्जाइल, वो अमरकोट में था और वहीं पर अकबर की पैदाइश होती है। तो ये हुमायूं की यहाँ पर जो है पूरी कहानी थी, और उसकी गलतियां, उसकी ब्लंडर्स जो उसको प्रॉब्लम में यहाँ पर डालती है। फाइनली 1540 से लेकर 1555 तक सुर डायनेस्टी रूल करती है। सुर डायनेस्टी में आप देखोगे पहले 5 साल शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1555 तक रूल करता है। उसके बाद 1545 तक रूल करता है। 1545 में शेर शाह सूरी बैटल ऑफ कलिंजर लड़ रहा था, ठीक है, बुंदेलखंड के एरिया में आता है 1545 में, और वो तोप में बम लगा रहा था, बम गोला होता है ना, वो लगा रहा था, और वो गोला उसके हाथ में फट जाता है एंड ही इज बैडली वुंडेड। हॉस्पिटल में, मेदांता में, फोर्टिस में वो पूरा जो है वो वहां पर एडमिट होता है आईसीयू में। तो वो उसको बड़ी चिंता हो रही होती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जीते आ रहे जीते आ रहे। जब उसको पता चल गया कि जीत गए हैं तो वो सुकून में आ गया, देन ही फाइनली डाइज। ठीक है, तो शेर शाह सूरी डाइड फाइटिंग ड्यू टू एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन। उसके हाथ में जो गन पाउडर फट जाता है उसकी वहीं पर आप देखोगे तो मौत हो जाती है। ये मेदांता वगैरह में सब मजाक कर रहा था, ठीक है ना, जस्ट टू मेक इट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। बस क्लियर है यहां तक बात। अब हुमायूं ने अपनी पावर को रीगेन किया, क्योंकि अब शेर शाह सूरी का डिक्लाइन हो गया 1545 में। जो सुर डायनेस्टी के और रूलर्स आए भी, तो आप देखोगे कि रूलर और भी आएंगे, ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे। बट शेर शाह सूरी की सूर डायनेस्टी की पावर डिक्लाइन कर रही थी, हुमायूं की पावर रीगेन हो रही है, और हुमायूं वापस से इंडिया में एंटर करता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स इंडिया, नाउ ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555। ये बैटल वो यहां पर लड़ता है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। एंड देन ही विंस दिस बैटल, ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ द एम्परर अगेन, और वो फिर से एम्परर बन जाता है। ठीक है, उसकी डेथ के बाद ही डाइड सून आफ्टर आफ्टर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अकबर जो है, फिर उसके आफ्टर बीइंग टू द अकबर कम्स टू द थ्रोन। ठीक है ना, अकबर अब गद्दी बैठता है हुमायूं की डेथ के बाद, अकबर 1556 टू 1605। क्लियर है यहां तक बात। नाउ अकबर इज ऑन द थ्रोन। आइए अब कहानी है यहां पर अकबर की। बाप फादर हुमायूं, मदर हमीदा, ठीक है, हमीदा। ही इज रूलिंग फ्रॉम 1556 टू 1605। अब जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर जो है वो कालानौर में था। 1556 में उसकी ताजपोशी होती है, क्राउन किया जाता है कालानौर में, उसको उसकी कालानौर में क्राउन ताजपोशी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो 13 साल के अप्रॉक्स होता है जब वो गद्दी पे बैठता है। और जब वो गद्दी बैठा 13 साल पे, क्योंकि वो माइनर है, छोटी उम्र का है, तो उसका रीजेंट बनता है बैराम खान। बैराम खान बेसिकली हर चीज का ख्याल रखता है, उसको हर चीज ट्रेन करता है, सब चीजें। तो मैंने आपको बताया कि अकबर के इस टेन्योर को 1556 से लेकर 1605 तक हम इसको 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्ट वो होगा 1556 से 1556 से लेकर 1560 तक, जब बैराम खान के अंडर था। फिर उसके बाद 1561 से लेकर 1568 के बीच में वो सारे रिवोल्ट होते हैं, बैराम खान का भी रिवोल्ट हो जाएगा, है ना, अदम खान का भी यहाँ पर रिवोल्ट हो जाएगा, है ना, ये सारे रिवोल्ट होंगे, इंटरनल रिवोल्ट हो जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो ये फेज है अकबर की लाइफ में जब उसके ही लोग रिवोल्ट कर रहे थे। एंड देन उसके बाद 1568 से लेकर 1605 तक जब वेरियस पॉलिसीज को अंजाम देता है। खासतौर से हम उसके यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम, हम उसके यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम, हम उसका दहसाला सिस्टम, तोतल पर बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, हम ये सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। राइट, सो बेसिकली यहाँ पर अब एक आदमी को पहले इंट्रोड्यूस करना और जरूरी है। जब हम अकबर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको वहां पर जब हुमायूं इंट्रोड्यूस किया तो मैंने इमीडिएटली शेर शाह सूरी को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे जब अकबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे हेमू को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। क्या है हेमू, कैसे आया? तो हुमायूं की डेथ हुई, हुमायूं की डेथ, मुगल बादशाह था ये, सुर डायनेस्टी यहाँ पर जो है वो आती है 1540 से लेकर 1555 तक, अभी हमने देखा। तो उसमें शेर शाह सूरी रूल करता है 5 साल, 1540 से 1545 तक। उसके बाद आप देखोगे इस्लाम शाह आएगा, और उसके आप देखोगे आदिल शाह आएगा। तो आदिल शाह सुर डायनेस्टी का रूलर है, और उसका जो एक गवर्नर था, मिनिस्टर था, हेमचंद्र, जिसको हेमू कहते थे, इसी ने यहाँ पर टाइटल लिया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि इसने 22 लड़ाइयां लड़ी थी, 22 बैटल्स ही फॉट, और उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी यहाँ पर। तो ही वाज हैविंग द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, है ना। और स्पेशली ये दिल्ली वाला एरिया, है ना, आगरा वाला एरिया जब हेमू ने जीत लिया तब उसने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, है ना, विक्रमादित्य का। तो ये बात यहाँ पर, आई एम सॉरी गाइस, नॉट फीलिंग परफेक्टली वेल, बट ठीक है। तो हेमू यहाँ पर कौन है समझ में आ गया। तो अकबर को यहाँ बोला गया कि भाई सोच समझ के लड़ना। हेमू ने 22 लड़ाइयां जीती हैं, एक 22 लड़ाइयां लड़ी हैं और एक भी नहीं आ रहा है वो। तो अकबर ने कहा ठीक है देख लेंगे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1556। अकबर यहाँ पर जीत जाता है, हेमू हार गया। ऐसा क्या हुआ, हेमू ने ऐसी क्या गलती कर दी कि हेमू 22 बैटल जीत चुका था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हार गया?
दो ब्लंडर्स थे यहाँ पर हेमू के। पहला ब्लंडर उसने क्या किया, उसने अपने तोप खाने वगैरह आगे भेज दिए, ले जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। अरे भैया तोप खाने जो है वो सेना के साथ चलने चाहिए, अब आगे भेज दिया, अकबर के लोगों ने उसको छीन लिया, तो पूरी सेना आर्टिलरी वार्टिलरी जितनी भी थी, तोप खाने बंदूकें चली गई हेमू के हाथ से। और दूसरी बात, हेमू जो है वो हाथी पे बैठा हुआ था। अब व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द एलिफेंट तो आप सबको विजिबल हो, आप सबको दिख रहे हो। राजा को देखा और निशाना लगाया यहां से, और राजा जो है आंख में तीर लगा, ही फॉल्स डाउन, एंड देन उसके बाद उसको पकड़ के मार दिया जाता है। दिस वॉज द ब्लंडर्स ऑफ हेमू, और इस वजह से हेमू का यहाँ पर खात्मा हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे सुर डायनेस्टी भी खत्म हो गई। अकबर की बात करेंगे तो हम लोग अकबर को चार पार्ट्स में देखेंगे, चार चीजें देखेंगे। एक उसकी रिलीजियस पॉलिसी, एक उसकी मनसबदारी सिस्टम, फिर उसका एक यहाँ पर आप देखोगे दहसाला सिस्टम, और एक है उसका राजपूत पॉलिसी, क्या वो रखता था। चलिए आइए शुरू करते हैं, अकबर के बारे में बात करते हैं। तो अकबर की सबसे पहले हम लोग रिलीजियस पॉलिसीज की बात करते हैं। देखिए अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में ध्यान रखिएगा, नाउ सबसे पहली बात उसके लिबरल ऑर्डर्स की बात करते हैं। लिबरल ऑर्डर्स, तो सबसे पहली बात है कि अभी ऐसा क्यों लिबरल ऑर्डर्स क्यों उसने यहाँ पर जारी करना शुरू कर दिए। देखिए आप देखोगे तो अकबर, मैंने ऐसे बताया कि अकबर जो है वो इस बात से बड़ा परेशान था कि उसी के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि अदम खान जो था, जो कि उसकी फॉस्टर मदर थी महामंगा, उसका बेटा था। अगर आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर सॉरी, तो जोधा अकबर मूवी में आप देखा होगा कि उसमें कैरेक्टर है अदम खान। तो अदम खान जो है ही इज द सन ऑफ हिज फॉस्टर मदर। अब अकबर जो है वो फॉस्टर मदर को बड़ा मानता था, महामंगा से उसको बड़ा क्लोजनेस थी, और उसको यकीन था कि महामंगा कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन महामंगा वॉज द मेन एनिमी वाला फैक्ट, उसने रोल प्ले किया है मूवी के अंदर। तो उसका लड़का था अदम खान। अदम खान अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करता है, एंड यही रीजन था। फिर अकबर आप देखोगे अदम खान की लड़ाई होती है, मतलब घर घर पे ही होता है, और छत से गिर के अदम खान धक्का धक्का पड़ जाता है उसको, और अदम खान नीचे गिर के मर जाता है। ऐसे आप देखोगे बैराम खान। अब बैराम खान की अब यहाँ पर अकबर को समझ में आ रहा था कि बैराम खान की पावर राइज हो रही है, बैराम खान सारी चीजें अपने हाथ में कंट्रोल कर रहा है। तो 1560 में अकबर ने बैराम खान से कहा कि भैया ऐसा है, अब आप जाइए मक्का, हो गया आपका काम, नाउ थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द थिंग्स यू हैव डन टू मी, नाउ प्लीज गो टू मक्का। अब बैराम खान जब मक्का जा रहा था तो उसको रास्ते में पकड़ के और उसको फिर मार दिया जाता है। बैराम खान का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात हम देखते हैं कि अकबर जो है अजमेर जा रहा था, तो रास्ते में जयपुर पड़ता है। ठीक है, आप जाओगे अजमेर तो यू विल फाइंड जयपुर, और जयपुर से अजमेर इज लाइक 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो अकबर जो है वो जा रहा था अजमेर की तरफ, रास्ते में जयपुर था। वहां पर आप देखोगे दैट एरिया इज आमेर। उस वक्त ये आमेर का एरिया यहाँ पर था, और वहां के राजा थे भारमल। तो भारमल की बेटी से शादी हुई यहाँ पर, है ना। आप देखोगे बेटी की शादी, हरका बाई इज द कैरेक्टर। ये जो जोधा बाई कैरेक्टर बोलते हैं, ये कैरेक्टर एक्चुअली कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इट्स अ फिक्शनल टाइप ऑफ कैरेक्टर। द रियल कैरेक्टर इज हरका बाई, द रियल पर्सन वाज हरका बाई। तो हरका बाई इज द राजपूत प्रिंसेस, भारमल की बेटी थी वो, है ना, आमेर की प्रिंसेस थी वो। और अकबर जब यहाँ पर रुका तो अकबर की यहाँ पर जो है शादी की बातचीत यहाँ पर तय हो गई इनसे, और कंडीशन यही रखी थी यहाँ पर। अब जब राजपूत प्रिंसेस हरका बाई गॉट रेडी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अकबर से बात करनी है कुछ पर्सनल। तो हरका बाई से जब हरका बाई जो बात करती हैं तो वो दो कंडीशन रखती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, अकबर से कहा कि मैं जो फेथ फॉलो करती हूँ हिंदुज्म, मैं वो फॉलो करती रहूंगी, और नंबर 2 जो मेरा महल होगा, मेरा घर होगा, मेरा रूम होगा, उसके अंदर आपको कृष्ण जी का महल, कृष्ण जी का मंदिर जो है वो लगाना पड़ेगा। अकबर एग्री टू बोथ ऑफ द थिंग्स। अकबर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। आप देखिएगा आगरा में ताजमहल आप लोग गए होंगे, अगर नहीं गए तो कभी जाइए, ऑब्वियसली हमारा 7th वंडर में आता है वो। तो आप आगरा जाएंगे तो आगरा के पास ही 30-35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फतेहपुर सीकरी है। तो फतेहपुर सीकरी है, अगल बगल है एकदम, ये बगल बगल दो छोटे छोटे आप कस्बे समझ लो, ऐसे थे, ऐसे बनाए गए। एक टापू पे बना हुआ है फतेहपुर सीकरी, है ना। फतेहपुर और निकल के 100 मीटर पे सके सीकरी, एकदम जुड़ा हुआ बाउंड्री है। तो सीकरी इज द रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ अकबर, जहां अकबर रहायशी इलाका है, अकबर का अकबर रहता है। वहां पर आप देखोगे तो अकबर के महारानियों के घर बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, है ना। आप देखोगे तो हरका बाई का महल भी बना हुआ है। आप देखोगे हरका बाई का जो पूरा बावर्ची खाना किचन है वो वहां बना हुआ है ना। ऐसे भी कहते हैं कि जो 156 प्रकार की कान के बुंदे जो पहने हैं वो भी वहां पर बने हुए हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, नक्काशियां करके बनाया गया है। ये सब बातें, दीवाने आम जहां पर जनरल पब्लिक आती है, अकबर खड़ा होता है सामने आके और सारी लोग अपनी परेशानी बताते हैं। दीवाने खास जहां पर जीएसटी और ये सब बिल पास होते हैं, है ना, वो सारी जगह है वहां पर। आप देखोगे इबादत खान, ये सब चीजें उसने वहां पर बनाया। और इनफैक्ट आप देखोगे हरका भाई का महल भी है। हरका भाई के महल के अंदर जाओगे तो उनका समर बेडरूम अलग है, गर्मी में अलग अलग बेडरूम में सो रही है। उसके पीछे तालाब है तो ठंडी हवा आती थी। सर्दियों का बेडरूम अलग है वहां पर उनका, है ना। अकबर का बेड देखोगे तो पता नहीं 11-12 फीट ऊपर पिलर पे चढ़ के उसको सोना पड़ता था, इतना ऊंचाई पे वो सोता था अकबर, है ना। वो उसका बेड है, मैं आई हैव बीन देयर, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि अकबर के टाइम पे जो कैपिटल पनिशमेंट होती थी ना, वो हाथी जो होता था वो खूंटी गड़ी हुई है, तो वहाँ हाथी बनता था।
तो कैपिटल पनिशमेंट कैसे, ये नहीं करते थे हैंग टू डेथ कर दिया, जिस आदमी को मारना होता था कैपिटल पनिशमेंट देनी होती थी, है ना, उसके ऊपर हाथी को कुदवा देते थे। तो हाथी जब आपकी छाती पे कूदेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी यहाँ पर डेथ हो जानी है। ठीक है, तो ये तरीका वहां पर होता था। ठीक है, आप हरका भाई क्या बेडरूम में जाएंगे अंदर महल में, है ना, तो हरका भाई ने कहा था कि आपको कृष्ण जी का मंदिर मेरे रूम में बनवाना है, तो वहां पर आपको कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा। आप जाइएगा, आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, आप उनके बेडरूम में जाएंगे तो आपको हरका भाई तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ कृष्ण जी का मंदिर वहां मिलेगा आपको, है ना, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। राइट, इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस महल के, आपको पूरा सीकरी के कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे ना। वहीं तानसेन बैठ के गाना गाते थे, है ना, अपना पूरा आलाप चलता था, पूरा आलाप लगता था। ठीक है, वहीं बहुत सारे पिलर्ड हॉल्स हैं वहां पर, तो ये सारा चीज आपको सीकरी के अंदर मिलेगा। बगल में फतेहपुर है, वहीं पर जहां उसने बुलंद दरवाजा बनवाया, वो गुजरात जीतने के बाद उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो कहते हैं कि उस दरवाजे का रुख टुवर्ड्स द गुजरात ओनली है। ठीक है, ऐसी बातें वहां कही जाती है। और वहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, वहीं सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। तो बेसिकली अकबर के जो लिबरल ऑर्डर्स का यहाँ पर था, क्या लिबरल ऑर्डर, जैसे उसने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा। मतलब जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जिनको आपने लड़ाई पकड़ लिया है, वो उनके साथ हम ट्रीटमेंट बड़ा लिबरल करेंगे, ह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ होगा। ये लिबरल उनका तरीका था, ये बात वो बोल रहा था। तो इस तरह के लिबरल ऑर्डर्स जो उसने दिए है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर, ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा, जजिया को उसने फिनिश कर दिया, ये लिबरल ऑर्डर्स थे। क्यों उसने लिबरल ऑर्डर दिए? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, ऐसे यहां पर आप देखिए बैटल ऑफ मरता, ये बैटल ऑफ मरता हुई थी और ये बैटल में अकबर हार जाता, लेकिन चूंकि उसको राजपूतों ने यहाँ पर सपोर्ट कर दिया था, दैट इज व्हाई अकबर सर्वाइव, अदरवाइज अकबर मर जाता। एंड हेंस अकबर को लगा कि यार नहीं, मुझे तो राजपूत को यहाँ पर इज्जत देनी चाहिए, दे आर सो मच डूइंग फॉर मी, मेरे खुद के लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो दे ऑल दीज थिंग्स वेर हैपनिंग है ना। ये जो अकबर का यहाँ पर लिबरल पॉलिसी का जो आता भी है, लिबरल ऑर्डर्स का, है ना, एक्चुअली अब्दुल लतीफ वाज अ पर्सन जो बेसिकली स्पिरिचुअल टीचर था अकबर का, अब्दुल लतीफ, एंड ही टॉट अ पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस की बात। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पोर्शन है इसका। ठीक है, अब मैं आपको ये बात एक बार डिस्क्लेमर ऑन कर देता हूँ कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, इट इज फ्रॉम यूपीएससी वाला बुक, मेरे तरफ से खुद का कुछ भी एडिशनल चीजें नहीं है। ठीक है, डोंट टेक इट इमोशनल मत होइएगा, इसमें जो एग्जाम के एंगल से है वो है। ठीक है, जो किताबों में भी लिखा हुआ है हम वही पढ़ रहे हैं, किताबों में बदलेगा तो वहां देख लेंगे। प्लीज डोंट बी इमोशनल, या कि अरे ऐसा था वैसा था, बड़ा क्रूर था, इस तरह के कमेंट आ जाते हैं। भाई अभी देखो, जो आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो आप अपना जो भी अलग से वो देखते रहेगा, लेकिन मेरा जो कर्म है, मेरा धर्म है वो यही कि आप लोगों को अभी जो किताबों में लिखा हुआ है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आते आ रहे हैं, मैं आपको वही बताऊं। आपके एग्जाम के एंगल से नंबर जो है या मार्क्स पूछा जाएगा तो इसी पे मिलेगा, तो चलता आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, सो आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट गेट इमोशनल। ये मुगल्स के ऊपर है, बहुत सारे डेफिनेटली इस पे जो है कमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, बट मेरा ऑब्जेक्टिव इज आप लोगों को पढ़ाना और आप लोगों को बताना। ठीक है, मैं आप लोग के इस तरह की कमेंट्स या इस तरह की चीजों से मैं अपने वर्जन को कैसे यहाँ पर, मतलब मैं उन चीजों को कैसे बदल दूं जहां पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारी आप यूपीएससी वाला की किताब खोलिए, आप एनसीईआरटी वाला किताब खोलिए, आप सतीश चंद्र सरी की किताब खोलिए, ये सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी। नथिंग, कुछ भी यहां से अलग या किसका कॉन्ट्ररी आपको नहीं मिलेगा। सो वॉट एवर आई एम कोटिंग यू हियर, दे आर नॉट माई पर्सपेक्टिव, दे आर द पर्सपेक्टिव ऑफ द बुक। ठीक है, ये पहला डिस्क्लेमर मेरी तरफ से हमेशा ऑन रहेगा। प्लीज इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन इबादत खाना उसने बनवाया 1575 में। नाउ ये क्या है इबादत खाना प्लेस ऑफ वर्शिप। उसने बनवाया एरिया जहां पर लोग क्या आएंगे, वहां पर आएंगे और लोग सारे धर्म के लोगों को बुलवाया, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हर धर्म के लोग थे वहां पर आएंगे। इबादत खाना है, वहां बैठ के इबादत की बातें होंगी, मतलब वो ऊपर ईश्वर की बात होंगी, सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें होंगी, हेल्दी डिस्कशंस होंगे, है ना। ये इसका थॉट था, ये उसकी सोच थी कि हेल्दी डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसे यहाँ पर आप देखोगे डिस्प्यूट्स होने लग गए, जो थियोलॉजियंस आए, जो स्कॉलर्स आए, वो एक दूसरे के रिलीजन को उल्टा सीधा बोलने लग गए। और ऐसे देखोगे ये प्रोजेक्ट जो इबादत खाना का था अकबर का, वो यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, आप देखोगे जैसे हिंदू में महरजी राणा ये आते थे, मुस्लिम में सलीम चिश्ती, सिख में गुरु रामदास, है ना, क्रिश्चियन में मॉन्सरेट, ऑल दीज स्कॉलर्स वे देयर, बट दिस प्रोजेक्ट गॉट फेल्ड, है ना। उसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये करेंगे, है ना, इबादत खाना बनाएंगे। फिर उसने क्या बोला, थर्ड उसका इंपॉर्टेंट, उसने क्या उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, उसने डिक्लेयर किया क्या, उसने कहा महजर का मतलब होता है डिक्लेरेशन। और क्या डिक्लेयर किया कि भैया पॉलिटिकल हेड तो मैं हूं ही, पॉलिटिकल हेड तो हूं ही, मैं बादशाह हूं, अब मैं रिलीजियस हेड भी हूं, यानी कि आई एम द चीफ इमाम ऑल्सो। कोई डिस्प्यूट अगर होगा कुछ रिलीजियस चीजों में तो आई एम द डिसाइडिंग बॉडी, मैं ही डिसाइड करूंगा। तो उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूं, पॉलिटिकल हेड भी हूं, और मैं रिलीजियस हेड भी हूं। अब जाहिर सी बात है, अगर अकबर अपने आप को रिलीजियस हेड ही बोल देगा तो जो मौलाना होंगे, जो उलेमा होंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो अकबर से ये लोग जो है नाराज हो रहे थे, अकबर से नाराज हो रहे थे। देन उसके बाद उसने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट लेके आया, नया एक टाइप का रिलीजन क्या था, एक तरह का वे ऑफ लिविंग था। दीन इलाही इसी से निकल के आता।
मतलब जब यहाँ पर सारे रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है ना, हम रिफॉर्म करने वो कह रहे थे भाई हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे थॉट्स डेवलप होंगे, सब रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें आएंगी, तो एक नया टाइप का रिलीजन डेवलप होगा, मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस होगा है ना जो इलाहियों का होगा। इलाही मतलब जो भगवान ईश्वर की बात कर रहे होंगे, है ना, जो अल्लाह की बात कर रहे होंगे, गॉड की बात कर रहे होंगे, तो वो उनकी बात कर रहा था, है ना, पीपल ऑफ गॉड, मतलब ये गॉड ऑफ रिलीजन, ये ऐसा था, मतलब इलाहियों का। तो दीन इलाही उसने नया रिलीजन बनाने की बात करी कि दीन इलाही बनाएंगे, है ना, इलाही मतलब समवन हु इज टॉकिंग अबाउट गॉड, दीन इलाही। सो ऐसे लोग जो रिलीजियस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो, सारे रिलीजन की बेस्ट बातें हो, उन्हें क्लब करने तो एक नया फॉर्म ऑफ लाइफ, भाई रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ ओनली, राइट। तो वहां पर आप देखोगे वो इस तरह की बातें कर रहा था, ठीक है, तो इस तरह की बातें कर रहा था। तो ये यहां पर आप देखोगे कि सारे रिलीजन के गुड पॉइंट्स जो हैं वो एक सिंगल तरह की चीजों में ले आएंगे और वहां से एक नया रिलीजन बन जाएगा। लेकिन ये उसको बैकफायर कर गया। जैसे आप देखोगे देयर इज बेसिकली ये प्लेस, आपने इलाहाबाद के बारे में सुना होगा, इलाहाबाद, ये नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा भाई? आप देखोगे वेदों में पुराणों में ये नाम जो है प्रयाग मिलता है, तो ये इलाहाबाद नाम कैसे पड़ गया? आप देखोगे संगम के पास क्या है, संगम के पास यू विल फाइंड कि अकबर ने वहां पर किले की नींव रखी थी और कहा था किला जो है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होगा उसको यहाँ पर इलाहाबाद कहेंगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद ये वाला इलाहियों का बाद होगा। वहां पर वो लोग रहेंगे आके, इलाहियों जो ऊपर वाले की बात कर रहे होंगे, जो धर्म की बात कर रहे होंगे, जो गॉड की बात कर रहे होंगे, वो लोग वहां पर रहेंगे। तो वो नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद था। लेकिन शाहजहां के टाइम आते आते आप देखोगे कि ये नाम जो है वो अलाहाबाद, अल्लाह का बाद हो गया था, है ना। तो वही नाम जो प्रयाग वेदों में पुराणों में मिलता है वो प्रयाग है ना। लेकिन नाम ये इस तरह से चेंज हो गया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चलिए, तो रिलीजियस पॉलिसी के बाद अकबर की अब मनसबदारी सिस्टम पे आते हैं। मनसबदारी पॉलिसी क्या थी उसकी? देखिए, मनसबदारी सिस्टम बेसिकली, मनसब का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं मनसब में, आप देखोगे दो चीजें, पोस्ट में दो चीजें थी। पोस्ट कैसे डिफाइन हो रही है? एक तो ये कि आपकी रैंक क्या है, पोस्ट कैसे डिफाइन हो रही है कि आपकी रैंक क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जात, और कितने आपके पास सवार हैं, यानी कि कैवलरी मैन कितने हैं, वो डिफाइन करेगा मनसब क्या कैसी है आपकी, कितनी क्या पोस्ट है आपकी। अब अकबर ने क्या कर रखा था, आप देखोगे तो 10 से लेकर 5,000 तक उसने ये मनसब बना रखे थे, है ना। जैसे आप देखो नीचे शुरू हुआ, ठीक है भाई, पहले हम ये पोस्ट पे हैं, फिर ये पोस्ट में, फिर ये पोस्ट में, ऊपर गए, फिर एसडीएम हो गए, एडीएम हो गए, फिर डीएम हो गए, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे करते करते हम देखो कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर बना दी। तो जो उसकी जितनी हायर मनसब, वो राजा के, बादशाह के उतना नजदीक हो। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट, आप बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, एकदम आप बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं गवर्नमेंट के, राइट। तो यहां पर ये चीज समझिएगा। तो अकबर ने क्या किया कि जात और कैवलरी मैन दो चीजें लेके आया। अब यहां पर क्या होता था, ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में, मनसबदारी सिस्टम में, तीन तरह के यहां पर मनसबदारी होती थी। तीन तरह की मनसबदारी क्या, कि भाई अगर मान लीजिए किसी की रैंक 10 है तो उसको उतने ही बराबर का अगर उसके पास कैवलरी मैन मतलब सवार, कैवलरी लोग सवार, एक तरह के, मतलब कहते हैं ना कि जो सोल्जर्स हैं एक तरीके से, फुट सोल्जर्स, वो, तो किसी की रैंक अगर 1,000 है तो उसको क्या करना है, 1,000 फुट सोल्जर्स को मेंटेन करना है, ऐसा समझ लीजिए। किसी की रैंक मान लीजिए 5,000 है तो उसको 5,000 सोल्जर्स को मेंटेन करना है खुद, कोई पैसा नहीं देगा इसका, वो खुद ही मेंटेन करेगा। तो जाहिर सी बात है, तुमको अगर 1,000 का मनसब मिला हुआ है तो तुम्हारे पास उतनी बड़ी टेरिटरी होगी, ठीक है, वो तुमको लैंड दिया जाएगा, जागीर मिलेगी, है ना। जिस जगह को तुम मनसबदार बनोगे ना, जिस जगह के तुम जो भी बनोगे उस एरिया के, ठीक है, अभी अलग अलग पार्ट्स होंगे, मैं बताऊंगा उसको भी आपको, लेकिन जहां भी आप अपॉइंटेड हो, जहां भी आपको दिया गया वो टेरिटरी आपको मिलेगी, उस टेरिटरी से जो भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू से आप लोग जो है इन सोल्जर्स को मेंटेन करोगे। तो 1,000 अगर आपकी मनसब है तो 1,000 सोल्जर आप करोगे, ठीक है ना। ऐसे आप देखोगे 3 प्रकार की मनसबदारी होती थी, ठीक है। एक कैटेगरी है जहां पर जात और कैवलरी मैन ये सेम होंगे, हाँ, जितना जात है उतना ख्याल रखना पड़ेगा, जितना जात है उतना सवार, जितना रैंक है उतना कैवलरी मैन। सेकंड कैटेगरी में क्या होता था कि आपको आधा रखना है, जैसे मान लीजिए अगर जात 1,000 है तो अब यहां पर क्या होगा सेकंड कैटेगरी में कि आपको 500 ही मैन को मेंटेन करना है। तो अब आपके पास लोग कम हो गए, आपके पास लोग कम हो गए, राइट। अब आपकी रैंक उतनी ही है लेकिन आपके पास लोग कम है, राइट। एक तो ये होगा। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि आधे से भी कम रखना पड़ता है, आधे से भी कम हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के, मतलब 1,000 अगर जात है तो हो सकता हो आपको वहां पर 200 रखना पड़े, 250 रखना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी के यहां पर चीजें होती थी मनसबदारी में। मनसब में 2 चीजें हैं, एक है आपका जात, दैट इज द रैंक, और एक है आपका कैवलरी में। तो अकबर ने अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये मनसबदारी का, तो उसने इस प्रकार से आईएएस आईपीएस उसको डिफाइन कर रखा था कि भाई फला रैंक है, इनके पास इतनी रैंक है, इतने ये आदमी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। कोई सेकंड टाइप का मनसबदार है, इतनी रैंक है, तुम इतने लोगों को मेंटेन करोगे।
तो ये कहानी है। तो 10 से लेकर 5000 तक की यहाँ रैंक होती थी, लेकिन कुछ कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में 7000 रैंक की रैंक भी हुआ करती थी। और 7000 की रैंक स्पेशल लोगों को मिलती थी, जैसे कि मान लीजिए कि मुगल के किसी राजा के बेटे को मिल जाए, या फिर कुछ कुछ राजपूतों को भी दिया गया है, राजपूत को भी मिली है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी रैंक 10 से लेकर 100 तक के बीच में है, ठीक है, तो आपको पैसा नगद मिलेगा, कैश में सैलरी मिलेगी, ठीक है, कैश में सैलरी मिलेगी। तो बेसिकली आपकी रैंक 10 है, तो आप यहाँ पर 10, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के मनसबदार हो तो आपको 10 ही यहाँ पर कैवलरी मैन रखने हैं, और जो भी पैसा आपको मिलेगा उससे आप मेंटेन करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो जात है वो 100 से ऊपर है, तो यूल फाइंड कि 100 के ऊपर वालों को क्या मिलती है, जागीर मिल रही है। तो जागीर, जागीर इज अ लैंड। तो मुसलमान है तो जागीर बोल रहेंगे, हिंदू है तो उसमें वतन बोला जाता था, राजपूतों में वतन बोला जाता था, वतन वतन मिलेगा। तो 100 से ऊपर और 5000 तक जो यहाँ पर जो पैसा मिलता था, तरीका था, वो लैंड का था, जागीर का था, है ना, ये सब होता था। तो यहाँ पर जो आदमी जिसको मिलेगा वो जागीरदार हो जाता था। लेकिन अगर कोई 5000 के मनसब पे है तो 5000 पे उसको पूरा पूरा प्रोविंस मिल जाएगा, है ना, उसको सूबा बोलते हैं, सूबा, तो उसको सूबेदार भी कहेंगे। तो वही आदमी सूबेदार भी होगा, ये आदमी जागीरदार भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जागीर तो बोल नहीं रहे हैं उसको। और चूंकि वो टॉप मोस्ट पे बैठा है 5000 की पोस्ट पे, प्रोविंस में बैठा हुआ है, तो उसको सूबेदारी बोलेंगे। प्रोविंस कहां से आ रहा है सर? एक्चुअली अकबर का जो टेरिटरी है मुगल का, उसने उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने देखा था ना, मौर्याज भी डिवाइड करते थे अपने टेरिटरी को, है ना, अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर भी डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए कि 100 से लेकर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अगर 5000 ये है तो ये प्रिंस, मतलब सॉरी प्रोविंस, सूबा होता था, सूबा के नीचे शिक होता था, शिक के नीचे परगना होता है। तो इस प्रकार से टेरिटरी जो अकबर का था डिवाइडेड था। सबसे बड़ा क्या है, प्रोविंस, सूबा, उसके नीचे क्या है, शिक, उसके नीचे क्या है आपका, परगना हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, परगना हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब और सुनिए, जो मनसबदार 10 से लेकर 500 तक होता था उसको यहां बोलते थे मनसबदार। किसी की रैंक अगर 500 से ऊपर चली गई 2500 तक, उसको बोलते थे आमिर, आमिर, ठीक है, आमिर। और किसी की रैंक अगर मान लीजिए 2500 से लेकर 5000 के बीच में है तो उसको बोला जाता था उम्दा ए आजम, उम्दा ए आजम। ये पोस्ट के नाम, मतलब अगर कोई किसी की अगर रैंक 2500 से 5000 के बीच में है, ही इज उम्दा ए आजम। किसी का 2500 से 500 के बीच में है तो वो आदमी जो पोस्ट बैठेगा उसको उसको बोलेंगे अमीर। और फिर जो यहाँ पर ये आपका 500 से 10 के बीच में है उसको बोलेंगे मनसबदार। ये आपकी पोस्ट के नाम हो गए। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि इतने वालों को इतनी सैलरी कैश मिलेगी, इसके ऊपर वालों को जमीन मिलेगा, और ये आपके जो होगा टेरिटरी के डिविजन हो गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज द मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर। क्लियर? चलिए अब यहां पर और चीजें हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी आएगा। दूसरा आएगा दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू सिस्टम, जिसको दहसाला सिस्टम कहते थे, और उसको चूंकि टोडरमल ने डिजाइन किया था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द तोदरमल बंदोबस्त। इसको तोदरमल बंदोबस्त भी कहते थे। अब क्या था ये सिस्टम, आइए देखते हैं। देखिए लैंड को डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स के अंदर। लैंड वॉज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्या क्या है, पोलज, पराती, छच्चर और बंजर। ये 4 प्रकार की लैंड है, ठीक है। पोलज में आप देखोगे तो कल्टीवेबल लैंड है, यानी कि जिस जमीन पे कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। परातीज देखोगे तो इट इज अनकल्टीवेबल लैंड, यानी कि जहां पर आप देखोगे 1 से 2 साल के लिए जमीनों पे कोई भी किसी प्रकार का आपको कल्टीवेशन देखने को नहीं मिला। देन उसके बाद छच्चर जमीन अनकल्टीवेटेड है फॉर 3 to 5 years, और यहाँ पर बंजर जमीन जो है वो बियॉन्ड 5 years भी अनकल्टीवेटेड है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम रखा गया कि जो जमीन है, अब अर्लियर क्या है, टैक्स जो होता था फिक्स रेवेन्यू होता था कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस लेंगे ही लेंगे। अब चाहे क्रॉप कैसा भी हो, चाहे क्रॉप अच्छी हुई है, चाहे क्रॉप अच्छी नहीं हुई है, वॉट एवर इट इज, क्रॉप अच्छी हुई, क्रॉप अच्छी नहीं हुई, आपको 1/3 देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया हुआ है कि मान लीजिए 2016 में 90 क्विंटल हुआ, ठीक है, 2017 में 210 क्विंटल हुआ, 2018 में 300 क्विंटल। आप सोचिए कि 2018 में इसका 1/3 कितना होगा, 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल चला जाएगा एज टैक्स, बाकी 200 क्विंटल किसान के पास बचेगा। 2017 में क्या हुआ होगा, 210 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ तो उसका 1/3 चला जाएगा टैक्स के रूप में, 70 क्विंटल, उसके बाद 140 बचा। लेकिन 2016 में क्या हुआ होगा, 90 क्विंटल खाली प्रोडक्शन हुआ था, इसका 1/3 निकाल दोगे, 30 चला गया, उसके 60 क्विंटल बचा। तो यार अब उसके 60 क्विंटल बचा तो क्या उगाएगा, क्या खाएगा, क्या बेचेगा? तो एक ऐसा साल आ गया ना जिस साल बड़ा किसान बड़ा परेशान हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये तोदरमल बंदोबस्त ये आया कि एक काम करिए, आप हर साल मत दीजिए, आप हर साल का मत दीजिए 1/3, आप एवरेज ऑफ 10 ईयर्स जो है वो आप दीजिए। अब एवरेज ऑफ 10 ईयर्स में क्या होगा, इमेजिन करिए क्या होगा एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, 200, 140 और ये कितना हो गया, 200, 400 हो गया। अभी 3 साल का देख ले रहे मान लो, तो क्या हो गया, 400 हो गया, कितना, 3 सालों में। अब इसका 1/3 करो तो कितना हो जाएगा। अब ऐसे आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमने इसको कई सारा काउंट कर लोगे तो एवरेज में कम हो जाएगा, एवरेज में कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम 3 साल का देखेंगे तो 200, 140 और 60 कितना हो जाता है, 400।
400 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज करो कितना हुआ, 3 साल का मतलब कितना हो गया, तो वो आपको सामने आ जाएगा कि ठीक है भाई 133 समथिंग हो गया, चलो आई थिंक सो इतना ही कुछ होगा ना, 166 जो भी होगा, उसका आप 1/3 दोगे तो आपका ओवरऑल जो टैक्स होगा एवरेज ऑफ 10 ईयर्स वो कम हो जाएगा। दिस वॉज डिसाइडेड। नो इसमें यहां पर क्या था, एवरेज ऑफ 10 ईयर्स ले जाएगा, प्रेशर ऑन फार्मर्स विल नॉट बी फेल्ट, वो प्रेशर जो है फार्मर को फील नहीं होगा। अब इसमें क्या किया गया था आप देखोगे तो इनाम ग्रांट का कॉन्सेप्ट था कि लैंड को ग्रांट किया जाता था, इनाम ग्रांट देते थे। तो इसमें दो फीचर थे, एक तो ये कि जो लैंड आपको ग्रांट करी जा रही है उसमें कुछ ऐसी लैंड आपको दी जाएगी जो कल्टीवेबल लैंड होगी, 50% लैंड आपको कल्टीवेबल मिलेगी, ठीक है, और 50% लैंड अनकल्टीवेबल मिलेगी। तो लॉजिक यहां पर यह है कि 50% लैंड जो कल्टीवेबल है उससे जो भी प्रोड्यूस होगा, रेवेन्यू जो भी होगा, उसका भी कुछ पोर्शन आप इस्तेमाल करोगे इस लैंड को, अनकल्टीवेबल लैंड को कल्टीवेबल बनाने के लिए, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म बेटर करने के लिए। और जब ये बेटर हो जाएगी तो उससे भी उसका रेवेन्यू और इनकम बढ़ने लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक किसान जो होगा वो अनकल्टीवेबल लैंड को कल्टीवेट करने के लिए मेहनत करेगा ताकि वहीं से उसका पैसा जो है बनने लग जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनाम ग्रांट। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और इंटरनल मैकेनिज्म्स थे, जैसे बटाई वाज द क्रॉप शेयरिंग सिस्टम, कांकूट या नसक वाज द कैश पेमेंट सिस्टम, देन तक्कवी या सोंधर जो है ये लोन्स हुआ करते थे। दिस वाज द आपका देसाला सिस्टम जो यहाँ पर अकबर का यहाँ पर था, ठीक है। राजपूत पॉलिसी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अपॉइंटमेंट ऑफ राजपूत, हाई मनसब से अपॉइंट किया गया। अब एक तरफ अब पता है उसको कि अफगान आ चुके हैं, अकबर देख रहा है कि भाई अफगान बैठे हुए हैं नॉर्थ वेस्ट में, है ना, और इधर से राजपूत उनके पास है, दोनों यहाँ पर बड़े योद्धा क्लास है ना, राजपूत बड़ा फ्रेंडशिप रह सकते हैं, लॉयल रहते हैं, वॉरियर क्लास है, तो पूरी तरह से फुल रिस्पेक्ट दिया अकबर ने उनको और हाई मनसब दिए, राइट। ऐसे आप देखोगे बैटल ऑफ मरता में अकबर को हेल्प करी गई थी, वरना अकबर मर जाता, अकबर को हेल्प मिल गई यहाँ पर। मैट्रिमोनियल लाइंस भी आप देखोगे तो राजपूत क्या हुआ, राजपूत क्या शादी हुई, राजपूत प्रिंसेस से हुई। देन ट्रीटी ऑफ मेवाड़, अब ट्रीटी ऑफ मेवाड़ आप देखोगे, ये ट्रीटी आप देखोगे तो जहांगीर के टाइम पे हुई थी, ठीक है, बट यहाँ पर हमने देखा था राइज ऑफ महाराणा प्रताप जब हुआ मेवाड़ में, ठीक है, तो ही नेवर फेस डिफीट, महाराणा प्रताप की कभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो डिफीट नहीं हुआ। मेवाड़ में है, राणा सांगा भी मेवाड़ के थे, बाद में आप देखोगे महाराणा प्रताप यहाँ पर आते हैं, तो बेसिकली ही नेवर फेस डिफीट, है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो यहाँ पर होती है इनके साथ इनके बीच में, तो यहाँ पर आप देखोगे एक तरफ मानसिंह था मुगल के लिए, मुगल की तरफ से, एंड ऑन द अदर साइड इट वाज महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप थे, है ना। एंड अगेन कोई भी यहाँ पर आपको देखोगे नहीं मिलेगा कैसा कुछ हुआ जीत हार का, मेवाड़ मुगल ट्रीटी फाइनली यहाँ पर होती है। इट इज नथिंग लाइक कि कोई जीता कोई हारा, महाराणा प्रताप नहीं हारे, नेवर फेस द डिफीट, एंड दैट वाज द वैलर ऑफ महाराणा प्रताप कि वो यहाँ पर गजब का धूल चटा देते हैं, ठीक है, और मुगल को अल्टीमेटली मजबूरी में आके यहाँ पर उनको ट्रीटी करनी पड़ती है, और ये ट्रीटी जहांगीर के टाइम में 1612 और 1613 के बीच में होती है, ठीक है। तो राजपूत पॉलिसी यहाँ पर ये थी अकबर की, किस प्रकार से आपने देखा कि ये राजपूत पॉलिसी चली आ रही थी, राइट। तो हमको समझ में ये आ रहा है कि साहब अकबर यहाँ बैठा हुआ है, गुजरात आप देखोगे तो गुजरात के लिए उसने पॉलिसी बनाई, ठीक है, फिर मालवा हो गया हमने देखा, बंगाल हो गया हमने देखा, इस पे कब्जा करना है। नाउ उसकी कोशिश ये थी खानदेश को ऑक्यूपाई करना है, कोशिश ये थी कि अब हम दक्कनी सुल्तान की तरफ, दक्कनी स्टेट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि नॉर्थ का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, अब हमें इतने एरिया में हमारा जो है मुगल एम्पायर बन चुका है, अब हमें नीचे जाना है, इनके ऊपर कब्जा करना है। तो आइए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ मुगल्स का नॉर्थ में कंसोलिडेशन हो चुका है, अब मुगल साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ में दक्कनी स्टेट्स हैं, बेदार, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, और ये सारे स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है जब ये सारे स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं तो इस बात का फायदा अकबर ने उठाने की कोशिश करी। अकबर ने कहा कि भैया ऐसा है, आपस में मत लड़ो, तुम लोगों का जो भी डिस्प्यूट है मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो पहला चीज अकबर का इंटरवेंशन शुरू हुआ, और उसका इंटरवेंशन इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, और अकबर का ऑब्जेक्टिव था कि हम दक्कन में एक्सपैंड कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप अटैक तो कर नहीं पा रहे हो, है ना, कैसे करोगे। तो आपने पहले इंटरवेंशन करना शुरू किया, और जब इंटरवेंशन किया तो आपने एक्सपेंशन का सोचा। नंबर 2, जहांगीर के टाइम पे आप देखोगे तो ये स्ट्रगल हुई, कोशिश करी गई कि दक्कन को यहाँ पर कब्जा किया जाए, लेकिन मलिक अंबर वॉज देयर, ठीक है, और मलिक अंबर के टाइम पे ये एक तरह से ट्रीटी वगैरह हो जाती है, फर्दर आगे कुछ अभी चीजें नहीं बढ़ती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि मैं आपको क्रक्स में बता देता हूं कि ये जो आपकी स्टेट्स हैं, बिरार तो देखो बहुत छोटी छोटी पिद्दी स्टेट्स ही निकल जाती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब ये अहमदनगर कंट्रोल में आ गई, ऐसा हो गया। लेकिन अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये बड़ी स्टेट्स हुआ करती थी, और इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप देखोगे कि 1636 में अहमदनगर को कैप्चर कर लिया गया था बाय शाहजहां, मतलब एक्चुअली इट वाज डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां, बट डन बाय औरंगजेब। औरंगजेब बेटा था उसका, शाहजहां बादशाह था, तो शाहजहां के टाइम में हुआ था, इसलिए यहाँ पर शाहजहां का नाम आता है, बट डन बाय औरंगजेब। लेकिन ये जो बीजापुर और गोलकोंडा है ये आपके 1686 और 1687 में कैप्चर होंगे। इसकी कहानी को मैं आपको मराठास के साथ भी पढ़ाऊंगा, मराठास के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे औरंगजेब 1686 और 1687 में बीजापुर और गोलकोंडा को कब्जा यहाँ पर करता है।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो डेक्कनी स्टेट की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अहमदनगर बीदार और बेरार में फोकस करता है, वो उसको मिल जाता है, ठीक है। एक तरफ बीजापुर है, गोलकोंडा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। अहमदनगर और बीजापुर लड़ रहे हैं फॉर सोलापुर और महाराष्ट्र के एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। बीजापुर और गोलकोंडा फाइट कर रहे हैं फॉर नालदुर्गा फोर्ट। तो ये आपस में लड़ रहे हैं और यहां पर इसी का फायदा जो है अकबर ने उठाया कि डेक्कन में ये लोग लड़ रहे हैं, चलो चलते हैं डेक्कन में। तो मुगल एडवांसमेंट टुवर्ड्स डेक्कन हुआ। पहली चीज, नॉर्थ कंसोलिडेट हो चुका है, साउथ इसलिए गए, फैक्शनल फाइट चल रही है साउथ के अंदर, डिसयूनिटी है, एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है मुगल्स के लिए, और साथ ही साथ पोर्चुगीज फैक्टर भी है। क्योंकि आप देखोगे यहां पर क्या हुआ कि ये बात मुगल्स को अलार्म कर रही थी कि पोर्चुगीज भारत में पहुंच रहे हैं, और पोर्चुगीज जो है वो नेवी उनकी बड़ी जबरदस्त थी, और अगर पोर्चुगीज नेवी में अगर एडवांस डोमिनेंस ओशन में डोमिनेंस कर जाएंगे तो इंडिया विल बी कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इसीलिए पोर्चुगीज की ग्रोइंग पावर को कंट्रोल करना जरूरी था, एंड हेंस मुगल का एडवांसमेंट डेक्कन की तरफ जो है यहां पर होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अकबर की डेथ होती है 1605 में, उसके बाद उसका लड़का जहांगीर गद्दी बैठता है, एंड ही इज रूलिंग टिल 1627। नाउ जहांगीर आप देखोगे बहुत बड़ा ड्रंकर्ड, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्ट पॉलिटिक्स, कोर्ट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जाता है, एक बाजार था मीना बाजार, मीना बाजार में जहांगीर पहुंचा और वहां पर उसकी नजर पड़ती है नूर जहां पे, जिसको महरुन्निसा भी कहते हैं। और नूर जहां आप देखोगे महरुन्निसा, वो ऑलरेडी इसकी शादी एक अफगान की होती है, लेकिन वो अफगान मर चुका होता है। तो जहांगीर ने कहा कि मुझे पसंद आई है, पहली नजर पे ऐसा जादू कर दिया कि तेरा बन बैठा हूं मेरा जिया, वॉट एवर दैट सॉन्ग इज। बट यहां पर जहांगीर ने यही बोला कि मुझे तो प्यार हो गया है, मैं शादी करूंगा नूर जहां से। और नूर जहां से फिर महरुन्निसा से शादी हो जाती है जहांगीर की। और जब शादी हो गई तो यहां पर आप देखिए कि अब ऑलरेडी एक दिल से टूटा इंसान, अनारकली की शादी हुई नहीं, बाप ने उसको चुनवा दिया, ऐसा उसको लगा, बाप ने चुनवा दिया, दीवार में अनारकली जा चुकी है, ड्रंकर्ड, ये रात अपन रात भर 2 बजे रात तक, समझ रहे हो। और दूसरी बात, अब जीवन में फिर से उजाला आया था महरुन्निसा के नाम का, नूरजहां के नाम का। तो नूरजहां बिकेम द 20th वाइफ ऑफ जहांगीर, 20th वाइफ। और नूरजहां ने फिर उसके बाद कोर्ट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड टू प्ले 2020 खेलना शुरू किया उसने, नूरजहां ने, पूरे जहांगीर और पूरे आप देखोगे पूरे मुगल के साथ। तो नाउ व्हाट नूरजहां वांटेड, नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं जनता ग्रुप, और जनता ग्रुप ने उसमें 4 लोगों को रखा। अपने बाप को रखा इत्मादुद्दौला, अपने भाई को रखा आप देखोगे असफ अली, उसने अपने आप को रखा, और चौथा शाहजहां को रखा। ना नूरजहां चाहती थी कि यार उसकी बेटी की शादी, दैट इज उसकी बेटी लाडली बेगम, उसकी शादी किसी मुगल के प्रिंस से हो जाए। तो शाहजहां तो ऑलरेडी जनता ग्रुप में था, और वो चाहती थी कि और जो यहां पर जहांगीर के बेटे थे शहरयार, ये भी उसका लड़का था। तो महरुन्निसा या नूरजहां चाहती है कि उसकी बेटी की शादी जो है वो इससे हो जाए, शहरयार से हो जाए। तो कैसे सीन आया, जहांगीर था, जहांगीर के 2 लड़के, इनफैक्ट आप देखो कई लड़के थे उसमें, तो मैं ये कहानी बता रहा हूं, खुसरो भी एक लड़का था और खुर्रम भी था। खुर्रम को शाहजहां बोला गया। तो खुसरो का जब रिवोल्ट हुआ तो शाहजहां ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था, और इसके बाद खुसरो को एलिमिनेट कर दिया, भाई को मार दिया, खुसरो भी एलिमिनेट हो गए। तो यहां पर एक लड़का था शाहजहां, एक से लड़का है शहरयार। तो नूरजहां ये चाहती थी कि कैसे मैं अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी किसी एक रॉयल प्रिंस से करवा दूं। अब इसके लिए उसने यहाँ पर खेला खेलना शुरू किया। नूरजहां ने कहा शाहजहां से कि भाई तुम बहुत बड़े टैलेंटेड हो यार, तुम्हारी हम क्या दाद दे, तुम्हारे टाइम में जो है यहाँ पर जो है अभी देख रहे हैं कि तुम्हारे टाइम, मतलब ऑब्वियसली शाहजहां तुम बहुत ही कमांडिंग इंसान हो, बड़े खतरनाक तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो वगैरह वगैरह, तुम एक काम करो तुम जाओ, है ना। ही वांटेड शाहजहां कि तुम जाओ दूर जाओ। अब वो कह रही है कि जाओ, यू गो टू डेक्कन, तुम जाओ डेक्कन में बैठो, तुम जाओ नॉर्थ वेस्ट में जाके देखो। तो शाहजहां इस बात को समझ रहा है कि नूरजहां जो है वो चाहती है कि शाहजहां कोर्ट से दूर हो जाए, कोर्ट, वो जहांगीरी कोर्ट से दूर हो जाए। और शाहजहां जानता था कि मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा ड्रंकर्ड है, और कभी भी नूरजहां जो है गला घोट के मार के निकल जाएगी, और फिर उसके बाद गद्दी पे बैठ जाएगी वहां पर जाके। इसलिए शाहजहां इस बात को समझ रहा था, और शाहजहां आप देखोगे, शाहजहां इस बात देखोगे तो वो जाके अपने बाप से बोलता है जहांगीर से कि पापा ये क्या बात हो रही है, पापा पापा आपको पता नहीं चल रहा है कितनी बगावत होने वाली है आपके खिलाफ। पापा कहते हैं क्या हुआ, कह रहा मैरो मम्मी ने ऐसा कहा, मम्मी का नाम मत लेना, जहांगीर ने कहा, इतना प्यार में डूबे थे। तो शाहजहां ने कहा कि मैं ठीक है, मम्मी कह रही है चले जाओ दूर, मैं चला जाता हूं दूर, कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहां ने कहा मैं चला जाऊंगा दूर, आई विल गो, लेकिन आर्मी मेरी हो जाएगी, मेरी पूरी आर्मी मेरे नाम कर दीजिए आप। तो जहांगीर ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो,
तुम तख्ता पलट की बातें कर रहे हो, उसका मतलब जहांगीर गुस्सा हो गया और शाहजहां ने फिर रिवोल्ट कर दिया जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया तो आप देखोगे कि वो जाता है जगह जगह, जहां जहां बहुत घूमता है, बहुत कोशिश करता है कहीं दाल बन जाए, दाल गल जाए उसकी, डेक्कन में हेल्प मांगता है जगह जगह, बट कहीं दाल नहीं गलती है। और शाहजहां के इस रिवोल्ट को महाबत खान नाम का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर क्या होता है, वो उसको सप्रेस कर देता है। जब महाबत खान का नाम व्यक्ति इसको सप्रेस कर देता है तो नूरजहां बड़ा इंप्रेस कि यार ये कौन है, और महाबत खान से इंप्रेस जो है जहांगीर भी हो जाता है, यार ये आदमी कौन है, इसने मेरे बेटे का रिवोल्ट सप्रेस कर दिया, क्या बात है। तो नूरजहां को लगा कि महाबत खान और अब नूरजहां और ये जहांगीर की जो है वो नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो नूरजहां ने फिर चिट्ठी लिखी महाबत खान को, आओ पार्क में मिलते हैं, बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कॉफी पियेंगे। बट महाबत खान इस बात को जो है समझ रहा था कि कहानी क्या चल रही है ना, कहानी क्या चल रही है। वो सख्त है, पिघला नहीं यहाँ पर वो। बट नूरजहां यहाँ पर समझ नूरजहां का जो स्ट्रेटेजी था वो बात समझ में आ गया। शाहजहां टू रिमेन अवे फ्रॉम द कोर्ट ये वो चाहती थी और ये वो फेल कर गई, मतलब ऐसा नहीं हो पाया। इसी बीच में जो खेला खेल दिया वो नूरजहां के भाई ने खेल दिया। असफ अली ने अपनी बेटी की शादी, उसकी बेटी का नाम था अर्जुमंद बानो, इसी को आगे चल के मुमताज महल बोला गया, और इसी की शादी असफ अली ने, जो कि भाई था नूरजहां का, उसने अपनी बेटी की शादी अर्जुमंद बानो की शादी जो है वो शाहजहां से करवा दी। एंड शाहजहां इज नाउ डिसाइडेड टू सिट ऑन द थ्रोन, क्योंकि अब वैसे भी नूरजहां के जो भी अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए थे, है ना, उसने कोशिश बहुत करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और फिर उसके बाद शाहजहां जो है वो गद्दी बैठता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे तो नूरजहां का इन्फ्लुएंस बहुत रहा, जब तक जहांगीर वॉज नॉट एक्टिव नूरजहां का इन्फ्लुएंस बहुत था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स जो थे उसमें नूरजहां के नाम को लिख दिया गया, राइट। उसका रॉयल फरमान भी जो है आप देखोगे नूरजहां का रॉयल फरमान भी नूरजहां ही जारी कर रही थी रॉयल फरमानों को, है ना। कॉइन्स पे आप देखोगे नूरजहां की फोटो लगा दी गई, ये हुआ था। उसको नूरजहां को पातशाह बेगम का स्टेटस मिल गया था, एंड ही ऑल्सो स्टैब्लिश द जनता ग्रुप। तो नूरजहां का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आप देखोगे जहांगीर। ठीक है, अब डेवलपमेंट कुछ कुछ हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ जहांगीर। क्या क्या डेवलपमेंट हुए, जैसे आप देखोगे 5th सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उनको बिहेड कर दिया गया था फॉर सपोर्टिंग द प्रिंस खुसरो रिवोल्ट। जो प्रिंस खुसरो था, यानी कि जो भाई था यहाँ पर शाहजहां का, उसका रिवोल्ट जो हुआ था, जिसको शाहजहां ने सप्रेस किया था, खुर्रम ने सप्रेस कर दिया था, तो खुसरो के रिवोल्ट को यहाँ पर जो 5th गुरु थे गुरु अर्जुन देव, वो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे थे, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जहांगीर ने उनको बिहेड करा दिया। एक ये डेवलपमेंट है। दूसरा आप देखोगे महाराणा प्रताप के जो लड़के थे सन 1650 में ही सरेंडर टू द मुगल्स, वो मुगल को सरेंडर कर जाते हैं राणा अमर सिंह। एक ये डेवलपमेंट यहाँ ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 1616 में खाने खान ये मराठा की मदद से इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट ऑन अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो एक डिफीट बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर को कर दी गई मुगलों के द्वारा मराठाओं की मदद से। एक ये डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा। 4th पॉइंट, ट्रीटी विद मलिक अंबर, अहमदनगर का रूलर था तो मलिक अंबर के साथ ट्रीटी हो गई, है ना। मलिक अंबर यहाँ पर अहमदनगर का है, और आप देखोगे बीजापुर का रूलर है इब्राहिम आदिल शाह, ये यहाँ रूलर है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो आ गई कि ठीक है, ये ट्रीटी हो गई मलिक अंबर के साथ। अब ये समझ में आया कि भाई ये बीजापुर, ये जो मुगल है ना, ये हमें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट अहमदनगर और बीजापुर ने मिलकर बना दिया अगेंस्ट यहाँ पर डेक्कन। तो मुगल एडवांस डेक्कन में जो है उस पर हर्डल आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग जिनके साथ यहाँ ट्रीटी हुई थी मलिक अंबर के साथ, है ना, देखा था हमने जहांगीर के टाइम पे भी, तो वो एक तरह से एक साथ आ गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था मुगल हमको हराना चाहते हैं। नंबर 5, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ये जहांगीर के समय पे आते हैं, है ना। इट इज थॉमस रो जो सूरत में फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने का यहाँ पर चार्टर उनको राइट मिल जाता है ना, वो उसका साइन करवा लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 6th पॉइंट, जहांगीर ने पैट्राइज किया था किसको? फरहांग ए जहांगीरी, और दूसरा पातशाह नामा लिखी थी बाय अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ये दो चीजें यहाँ पर और याद रखिएगा। तो कुछ कुछ बातें हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई गई थी। पेंटिंग जो है वो जहांगीर के समय में अपने जेनिथ पे पहुंच जाती है। इनफैक्ट आप देखोगे पेंटिंग्स में इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो, यानी कि रूलर के किंग के सर के पीछे हेलो, है ना, वो जो ऐसे व्हाइट पूरा चमकता हुआ हेलो जो है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो बिहाइंड द किंग्स हेड वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था जहांगीर के टाइम पे। बाकी कल्चर में हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे ही, जो चीजें यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो जहांगीर की थी। शाहजहां गद्दी बैठा, शाहजहां का ज्यादा सीन था नहीं, है ना। शाहजहां इज मैरिड टू अर्जुमंद बानो, ये हमने देखी था, जिसको मुमताज महल कहेंगे। मदर कौन है इनकी? जगत गोसैन, इन्हीं को यहाँ पर ऑल्सो नोन एज मानवती बाई। इसकी शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी। अब हम डेक्कन की तरफ घुस रहे हैं, क्योंकि नाउ शाहजहां के बाद से हम देखेंगे अकबर ने कोशिश शुरू कर दी थी कि नॉर्थ का पूरा हिसाब किताब हो गया, साउथ चलते हैं। साउथ में इंटरफेरेंस करना अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था।
जहांगीर ज्यादा कुछ एक्टिव था नहीं। शाहजहां जब आया तो शाहजहां के टाइम में इजेक्शन पॉलिसी में अहमदनगर को 1636 में कैप्चर किया गया। शाहजहां का टाइम पीरियड आप देख रहे हो 1627 से लेकर 28 से लेकर 1658 तक था। इसी टाइम पीरियड में अहमदनगर को एनेक्स कर लिया गया था। दिस वॉज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अहमदनगर एनेक्स जब हुआ था तो ये एक्चुअली करा था औरंगजेब ने। मैं बार बार आपको इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, हुआ था ये शाहजहां के टाइम पे, बट किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, फिर उसके बाद इसी टाइम पे ट्रीटी हुई बीजापुर के साथ और ट्रीटी हुई गोलकोंडा के साथ। अब ये ट्रीटी में क्या था? शाहजहां के टाइम पे हुई यही था कि बीजापुर से ट्रीटी ये हुआ कि गोलकोंडा के मैटर में आप नहीं बोलेंगे, यानी कि दोनों लोगों को अलग अलग करने की कोशिश थी कि ये दोनों लोग कभी अलायंस ना बनाए, अलग अलग यूनाइटेड फ्रंट ना बनाए, कभी भी अलग अलग रहे। तो बीजापुर के साथ ट्रीटी ये थी कि भाई कोई डिस्प्यूट तुम्हारा होगा गोलकोंडा से तो नहीं हम डिसाइड करेंगे, और तुम बीजापुर के गोलकोंडा के मैटर में दखलंदाजी नहीं करोगे। यही बात उन्होंने गोलकोंडा से बोली। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भले ही ट्रीटी है, लेकिन इसके 50 सालों के बाद लगभग यू विल फाइंड 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा, इसे एनेक्स किया जाएगा बाय औरंगजेब। ठीक है, वो कहानी हम लोग औरंगजेब की मराठाओं के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज औरंगजेब पढ़ेंगे, लेकिन वो जो एनेक्सेशन है वो आएगा मराठास के साथ। ठीक है, अब यहां पर हम लोग औरंगजेब में एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि शाहजहां के बाद गद्दी बैठेगा औरंगजेब। देखिए दोस्तों, अब औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ? सबसे बड़ी बात थी प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन था। प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन मतलब कि अगला बादशाह कौन बनेगा, इसको लेकर बड़ा डाउट रहता था। तो आप देखिए, अकबर जब था तो उसके दो लड़के, प्रिंस दानियाल और प्रिंस सलीम, जहांगीर था, है ना, इसमें प्रिंस सलीम गद्दी बैठा। फिर आप देखो खुसरो और खुर्रम, ये रिवोल्ट करते हैं, ये इसके सुप्रीम को सप्रेस कर देता है, खुर्रम गद्दी बैठता है, इसको शाहजहां बोलते हैं। शाहजहां के यहाँ पर 4 लड़के थे। एक आप देखोगे दारा शिको है, एक आप देखोगे यहाँ पर उसका लड़का औरंगजेब है, एक लड़का देखोगे आप दैट इज शाह शुजा, और एक लड़का देखोगे दैट इज मुराद। ये लोग अलग अलग जगह से रूल कर रहे थे। अब देखो दारा शिको जो है वो कोर्ट में ही था, वो शाहजहां के कोर्ट में ही रहता था, एक लड़का उनका। ठीक है, औरंगजेब को दक्कन भेज रखा था। तो औरंगजेब जब बाप गद्दी बैठा 1636 में, तो औरंगजेब 1637 से लेकर 57 तक ये दक्कन में रहा, ये दक्कन में रहा। मुराद जो एक भाई था वो गुजरात में था, और शाह शुजा जो था वो बंगाल में था। ये 4 लड़ाई थे। अब प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन क्या थी कि ये रूमर फैल गया। अब हुआ होगा भाई खुर्रम का पेट वेट खराब होगा, है ना, बहुत टाइम से वो कोर्ट में नहीं आए होंगे, है ना, लूज मोशन लगे हो, जो भी है ना, नहीं आए होंगे। तो 1657 में रूमर फैल गई कि शाहजहां बीमार पड़ गया है और कभी भी अल्लाह मियां को प्यारा हो सकता है, कभी भी चल बस सकते हैं शाहजहां। तो शाहजहां बीमार हो गया। जब ये खबर फैली और उनके सारे बेटों तक पहुंची, उनको लगा कि अरे तुरंत हमें भागना है अपने बाप के पास, क्योंकि अगर वहां नहीं पहुंचेंगे दारा शिको गद्दी बैठ जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ क्या है, प्रोमिगेनेचर तो है नहीं कि बड़ा लड़का ही बैठेगा। तो वहां पर प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन था, लड़ाई होती थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ये चीजें आई तो आप समझिएगा इसमें क्या हुआ। यहां पर औरंगजेब और मुराद ने एक ट्रीटी साइन करी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ औरंग। और ये डिसाइड किया कि देखिए ऐसा है, हम लोग चलेंगे और दारा शिको पे अटैक कर देंगे। दारा शिको जो वहां बैठा है कोर्ट में, उसके साथ बहुत सारी आर्मी भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वही कोर्ट में है तो वो लॉयल होंगे उसके लिए वहां पर, ऐसा ही लोग सोचते थे। तो यहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि चलते हैं और हम दोनों मिलकर यहां पर अटैक करेंगे दारा शिको के ऊपर। और ये ट्रीटी जो इनके बीच साइन हुई दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ औरंग। इन्होंने गए, अटैक किया दारा शिको पे, दारा शिको को डिफीट कर दिया। अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, दारा शिको इज डिफीटेड। दारा शिको को डिफीट किया और शाहजहां को बंदी बना दिया, बाप बंदी बन गया है। अब जैसा प्रॉमिस किया गया था औरंगजेब के मुराद को कि हम लोग चलेंगे और टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और पापा की टेरिटरी होगी उसको आधी तुम रखना आधी हम रख लेंगे। लेकिन औरंगजेब अपनी बात से मुकर जाता है और औरंगजेब फिर मुराद को भी हरा देता है। ठीक है, अब इस बीच दारा शिको 3 बार ट्राई करेगा औरंगजेब को हराने का, और तीनों बार में वो फेल होता जाएगा। फिर उसके बाद औरंगजेब दारा शिको तीसरी अटैक जो होता है, तीसरे अटैक में फाइनली मार दिया जाता है। दारा शिको का चैप्टर भी ओवर, मुराद का चैप्टर भी ओवर। अब एक ही आदमी बचा था और वो था शाह शुजा। और शाह शुजा जैसे नाम है, मार मार के औरंगजेब ने शुजा दिया उनको पूरा। और आप देखोगे तो बंगाल के यहाँ चैप्टर भी है, शाह शुजा का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन थी, समझ रहे हो। फिर से आई एम रिपीटिंग नाउ, प्लीज सी क्या हुआ है। ये चार्ट ध्यान रखिएगा, दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। अब क्या हुआ क्या कि भाई औरंगजेब और मुराद ने ट्रीटी साइन करी, क्या बोलते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ औरंग बोलते हैं, और अटैक कर दिया दारा शिको पे, है ना। ये जो अटैक हुआ है ना, अब अटैक जो हुआ इसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुराद और औरंगजेब के जो बीच में ट्रीटी थी उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ औरंग। जब ये अटैक हुआ दारा शिको पे, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मट। इसमें दारा शिको हार गया और औरंगजेब जीत गया। 16 अप्रैल 1658 को ये हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, डिवाइड अमंग द टेरिटरीज ऑफ शाहजहां। मतलब ये बात उन्होंने ट्रीटी करी थी कि हम लोग दारा शिको को हराएंगे और शाहजहां की जो टेरिटरी है पापा की, उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो अटैक हुआ, बैटल ऑफ धर्मट हुई, उसमें औरंगजेब यहां जीत गया। और बैटल के बाद औरंगजेब रिफ्यूज टू शेयर टेरिटरी विद मुराद एंड लेटर किल्ड हिम। मुराद से टेरिटरी शेयर करने को उसने मना कर दिया और बाद में मुराद को मार भी दिया औरंगजेब ने। अब यहां पर
दारा जो है वो हारा क्यों? दारा क्यों हारा? दारा इसलिए हारा बिकॉज जो काउंसिल्स थे कोर्ट के अंदर वो दारा शिकोह को लेकर डिवाइडेड थे। कुछ लोग चाहते थे कि दारा गद्दी बैठा रहे, कुछ लोग चाहते गद्दी बैठे, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं दारा इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो दारा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कोर्ट के अंदर भी लोग जो है दारा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दैट इज वाई वीकनेस थी दारा की, एक तो इसलिए हार गया। दूसरा, अंडर एस्टिमेशन ऑफ एनिमी बाय दारा। दारा ने अपने एनिमी औरंगजेब को बड़ा कमजोर समझा। उसने कहा कि अरे वो डक्कन में बैठा हुआ है, कहाँ इतनी जल्दी क्या करेगा, आएगा समझे बूझेगा, हम यहीं पर हैं, क्या समझ क्या देखेगा, तो इतने में काम हो जाएगा। मिलिट्री कमांडर साइड चेंज कर दी। जैसे आप देखोगे राजा जय सिंह, उनको 7,000 का मनसब दिया, ही चेंज द साइड्स। दारा की ये भी प्रॉब्लम थी एंड ही कुड नॉट विन द सपोर्ट ऑफ राजपूत। और दारा शिकोह को कभी राजपूतों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, वो उसको जीत ही नहीं पाया। तो 16 मई 1658, आप देखो एक महीने के बाद, ये अप्रैल पे अटैक हुआ था 16 अप्रैल 1658। अप्रैल में एक महीने इसको हार गया था दारा शिकोह। बैटल ऑफ धर्मट फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। सेकंड अटेम्प्ट देखा यूपीएससी का, उसमें बैटल ऑफ समूगढ़ 16 मई 1658, अगेन इसमें औरंगजेब जीत गया, दारा जो है वो हार गया। फिर उसके बाद मार्च 1659 थर्ड यूपीएससी अटेम्प्ट, दारा ने फिर से रीअटैक किया औरंगजेब पे, और इस बार दिया था बैटल ऑफ देवरई। इस बैटल ऑफ देवरई में दारा फिर यहां हार गया और औरंगजेब जीत गया। और इस बार दारा जो है वो एस्केप करके भाग रहा था, रास्ते में दारा को पकड़ लिया गया, ले आया गया, लियो भैया औरंगजेब भैया, आपका ये भाई जो है भाग रहा था, और फिर उसका दारा को वहीं पकड़ के और उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। एंड दैट वाज द एलिमिनेशन ऑफ दारा शिकोह। दारा का चैप्टर खत्म हो गया है, मुराद को पहले ही मार दिया गया है। अब बाकी बचे थे शाह शुजा। यहां पर बैटल होती है बैटल ऑफ खाजवा, और बैटल ऑफ खाजवा में शाह शुजा को औरंगजेब निपटा देता है। आउटकम, ऑल द ब्रदर्स आर एलिमिनेटेड नाउ, और अब कोई भाई नहीं बचा है। शाहजहां भी अभी जिंदा है, और अब बाप जिंदा है, और बेटा गद्दी बैठ गया है। राहगीर का एक गाना है, कभी आप लोग सुनिएगा, कि राहगीर लाइव करके उसका यूट्यूब चैनल है, वो गाना लिखता है कि अभी अभी बाप है जिंदा और बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई रागीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग, बड़ा अच्छा है ये। अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई रागीर अभी हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अरे अच्छा सॉन्ग, उसके सारे सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, बड़ा सा सोशल मैसेज उसमें दिया है ना। एक और है कि तुम आओगे मेरे गाँव, तुम गाँव, ऐसा कुछ करके वो सुनिएगा। एक कच्चा घड़ा करके उसका सॉन्ग है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो सुनिएगा, बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कच्चा घड़ा है ना, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो ऑल द पीपल आर नाउ डेड, औरंगजेब सिट्स ऑन द थ्रोन। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। अब सबसे बड़ी बात है कि बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखता है औरंगजेब, बड़ा स्ट्रिक्ट रखता है हिसाब किताब, है ना। एनीवन हु इज टॉकिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उसको पनिश किया जाएगा। इवन वो अपने ही घर के लोगों को, अपने बेटों तक को पनिश कर देता था। एग्जाम्पल, प्रिंस मुअज्जम। अब प्रिंस मुअज्जम जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर करता है गोलकोंडा के अफेयर्स में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मतलब बहादुर शाह होता है वहां पर, तो वो प्रिंस मुअज्जम को औरंगजेब पनिश कर देता है, 12 साल की जेल के भेज देता है। शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ अकबर, अकबर की जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज थी उससे शिफ्ट हो गया। जैसे कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था लिबरल ऑर्डर्स के अंदर, औरंगजेब ने उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। जजिया वाज अ इट्स अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया गया टैक्स होता था। औरंगजेब एक हार्ड लाइनर था, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स किया उसने, ये बात भी यहाँ पर आती है। देन उसके बाद स्टॉप्ड यूजिंग कलमा ऑन कॉइन्स पे, क्या कलमा इज लाइक आयत ऑफ कुरान, तो उसने कहा कि कलमा, हम कॉइन्स पे कलमा नहीं लिखवाएंगे, कॉइन्स नीचे गिर जाता है ना, जो आयतें हैं उसकी जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, तो कलमा को उसने कॉइन्स पे लिखवाना बंद करवा दिया। डिसकंटिन्यूड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज, अब नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता था, उसने कहा कि नहीं हम नवरोज नहीं मनाएंगे यहाँ पर, है ना, ये दूसरा रिलीजन का फेस्टिवल, हम इसको क्यों मनाएं। विंड वाइन और इंटॉक्सिकेंट उसको टोटली बैन कर दिया। सिंगिंग को उसने बैन कर दिया, जैसे कोई गाना भी नहीं गाएगा, है ना। उसने झरोका दर्शन भी खत्म कर दिया। झरोका दर्शन, बालकनी में आके वो जो झरोका होता है जाली टाइप का, आप झरोका दर्शन बालकनी में खड़े हो सकते हैं, झरोका दर्शन बंद करा दिया उसने यहाँ पर मोतासिब्स को अपॉइंट किया। मोतासिब्स ऑफिशियल्स थे जो चेक कर रहे थे कि भाई शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर उसने मोतासिब्स को अपॉइंट किया था, वो यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। तो ये उसकी यहाँ पर रिलीजियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर क्या हुए नॉर्थ इंडिया में। अब देखिए कहानी यहाँ पर क्या थी औरंगजेब के टाइम पे। नॉर्थ इंडिया कहानी हम देख चुके हैं भाई, नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखोगे कि रिवोल्ट्स, चैलेंजेस, यही सब था पूरे औरंगजेब के टेन्योर में, यही सब था, है ना। नॉर्थ इंडिया में देखा था किस प्रकार से काम कर रहा था। अब इनिशियली आप देखोगे तो औरंगजेब जो है वो कंसोलिडेशन पे फोकस करता है, एक्सपेंशन नहीं करता है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है? क्योंकि जब औरंगजेब गद्दी बैठ रहा है, एक तो शाहजहां बाप ने माँ के लिए, मुमताज महल के लिए खूब पैसा उड़ाया। एमबीटी कह रहा हूं, उससे पहले आप जो देखोगे अकबर, उसकी पॉलिसीज थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे ये जो शाहजहां था, उसने जहांगीर भी ऐसी था, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, जहांगीर भी ऐसी था, टाइट है हर वक्त। फिर उसके बाद नेक्स्ट शाहजहां पैसा खर्चा कर रहे हैं, प्यार में एकदम ऐसे धुत हो गए हैं कि भैया छोड़ो। औरंगजेब गद्दी बैठा तो प्रॉब्लम्स वेर देयर,
और दूसरी बात, उसकी जो पॉलिसीज ऐसी बनाई थी उसने, हार्डलाइनर टाइप की, जिसकी वजह से लोग और रिवोल्ट करने लग गए उसके खिलाफ। तो आप देखोगे इनिशियली औरंगजेब हैड टू फोकस ऑन कंसोलिडेशन, कि जितना एरिया है उसको पहले कब्जा करें, वापस से जीतें, स्ट्रांग होल्ड बनाएं, उसके बाद एक्सपेंशन करेंगे। तो आप देखोगे 1658 में गद्दी बैठा तो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक्सपेंशन शुरू करता है 1686 1687 में, राइट। उससे पहले भी जब मराठास पावर में आ रहे हैं तब वो शुरू कर देता है, कोशिश करता है उनको सप्रेस करने की, ठीक है। तो आप देखोगे कि रिवोल्ट्स एंड सब चीजें होती है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो यू विल फाइंड असम, यू विल फाइंड बंगाल। अब जैसे असम में अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम जो है वो असम में था, ठीक है, वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। अब जैसे मीर जुमला था, मीर जुमला को अपॉइंट किया औरंगजेब ने कि जाओ तुम असम और अहोम किंगडम को हराओ। तो यू विल फाइंड कि अहोम यहाँ पर जीत जाते हैं क्योंकि उनको गुरिल्ला वॉरफेयर आती थी, और ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर जानते नहीं थे। गुरिल्ला वॉरफेयर इज लाइक अचानक तो चुपके से आके आपने अटैक करके चले गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं आती थी इन लोगों को। मीर जुमला हार गया, मीर जुमला हार गया, औरंगजेब ने कहा हटाओ उसको। देन ही अपॉइंटेड शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को अपॉइंट किया, ठीक है, शाइस्ता खान को अपॉइंट किया। तो शाइस्ता खान ने पहले बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर फोकस किया, चीजों को चेंज करने की कोशिश करी, है ना। एंड देन उसके बाद उसने कोशिश किया कि हम यहाँ पर इन चीजों को जीते, राइट। ऐसा भी हुआ था। आप देखोगे आसाम में जो अहोम किंगडम था, एक लड़ाई भी होती है 1671 में, ठीक है। ये लड़ाई आप देखोगे पहले ही हो जाती है, अकबर के टाइम पे भी हो जाती है। जो 1671 लड़ाई होती है इसको बैटल ऑफ सराई घाट। इसमें जो वहां के आप अहोम कमांडर थे उनका नाम था लचित बोरफुकन, ठीक है, और मुगलों को मार मार के भगाते हैं वो। लचित बोरफुकन आप देखोगे उनके नाम का मेडल मिलता है नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला के अंदर, जहां पर हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस की जो बच्चे जाते हैं एग्जाम क्लियर करके, एनडीए का यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है, एनडीए एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसमें सेलेक्ट होते हैं वो लोग, खड़कवासला पहुंचते हैं। खड़कवासला में ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी सबके लिए, राइट। तो वहां पर एक मेडल मिलता है उस अकेडमी में, जिसको बोलते हैं लचित बोरफुकान मेडल। वो यही इसी व्यक्ति के ऊपर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ मुगलों को मार मार के भगा दिया था वहां से, अहोम किंगडम से, ठीक है। ये सब चीजें हुई। तो ये मैंने बताया आपको कि ऑल दीज थिंग्स, बट हाँ अल्टीमेटली याद रखिएगा औरंगजेब कोशिश तो कर शुरू कर देगा, लेकिन आखिरी में फाइन 1667 में, इनफैक्ट 1658 में वो गद्दी बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन 86 या 1686 1687 में वो बीजापुर और गोलकोंडा की लड़ाई को वो लड़ेगा, ठीक है। मैं इसको बस यहां पर 1658 कर देता हूं। क्लियर है ये बात? आगे आइए। अब औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट होना शुरू हो गए, बट ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, जिस प्रकार की उसने पॉलिसी बनाई थी उस वजह से उसके रिवोल्ट होना शुरू हो गए। जाट का रिवोल्ट हुआ, लेड बाय गोखला एंड राजाराम, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जाट का रिवोल्ट हुआ, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का इशू था, लोगों के ग्रीवेंसेस थे, है ना, पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया, लेकिन मुगल ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सिर्फ इतना ही जानना है। हम बात करेंगे अफगानों का, तो अफगान भी रिवोल्ट कर रहे थे, है ना, अपराइजिंग्स हुई थी अफगान में। यहाँ पर भागू एंड अकमल खान, इनका रिवोल्ट हुआ था। मुगल्स की तरफ से अमीर खान थे, इन्होंने रिवोल्ट को, अफगान के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था, ठीक है। दिक्कत भी थी ना, अब ये अफगान यहाँ पर ये अपराइजिंग कर रहे हैं, पंजाब काबुल का एरिया है, बड़ा दूर है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंट प्लेस है, वहां पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में चैलेंजेस आते थे, तो वहां पर ये रिवोल्ट हो रहा है। देन यू फाइंड सिख, अब सिखों में यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। 1675 में गुरु जो तेग बहादुर थे उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट किया तो उससे सिख और मुगल के रिलेशन जो है बड़े खराब हो गए, और इसी वजह से यहाँ पर मुगलों को जवाब देने के लिए, ऑफ कोर्स ये इस पूरे रिलीजन में थोड़ा सा आप देखोगे क्या हुआ। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी, एक मिलिट्री ब्रदरहुड, खालसा पंथ की शुरुआत हो गई, मिलिट्री ब्रदरहुड यहाँ पर सामने आ जाता है। क्लियर है? 1699। अब क्या होता है, यू विल फाइंड कि आप देखोगे ये किला है ना, फोर्ट ऑफ सिक्कों का फोर्ट था आनंदपुर में। तो यहाँ पर आप देखो गुरु गोविंद सिंह थे, तो औरंगजेब क्या करता है कि इस पूरे किले का घेराबंदी कर लेता है, ठीक है, घेराबंदी कर लेता है। अब औरंगजेब पहले देखो यहाँ पर ये जो हिल राजाज होते हैं उनको सपोर्ट करता है कि ठीक है यही लोग अटैक करेंगे और इनको हरा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इन हिल राजा से कुछ हुआ नहीं। औरंगजेब समझ गया कि भाई ये लोग तो किसी लायक के नहीं है, तो फिर यहाँ पर औरंगजेब अपना मिलिट्री और अपनी वजीर को यहाँ भेजता है और इस पूरे किले की यहाँ पर घेराबंदी हो जाती है। अब ये किला जो है फोर्ट ऑफ जो सिक्कों का किला था, ये फोर्ट वॉज कट ऑफ फ्रॉम फूड एंड एसेंशियल सप्लाईज। कोई भी एसेंशियल सप्लाई और कोई भी जो आइटम है फूड का वो किले के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ पर ऐसे में सिखों ने कहा जो अंदर थे कि साहब, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे गुरु गोविंद सिंह से कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग अंदर जो है वो मर रहे हैं क्योंकि उनको फूड एसेंशियल आइटम्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी उस वक्त नहीं माने, तो ये 40 सिख जो है वहां से निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं कि ठीक है हम साथ नहीं है आपके, ठीक है। बट अल्टीमेटली गुरु गोविंद सिंह को यहाँ मानना पड़ता है, मानते हैं। और ये एक बात होती है कि ऐसा है कि हम यहाँ से तलवंडी चले जाएंगे और आप लोग यहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। जैसे ही इनको यहाँ पर लूज किया, ये लोग निकलने लगे यहाँ से, रास्ते में कई सारे लोगों को मार दिया गया और जो लोग बच गए तालवंडी पहुंच गए, औरंगजेब तालवंडी पहुंच गया उनको अटैक करने के लिए। दिस वॉज द बैटल ऑफ चमकौर साहिब। चमकौर साहिब की बैटल उसको कहा जाता है।
फिर उसके बाद मारवाड़ की बात है। अब मारवाड़ में देखो राजा कौन थे, जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह के जब डेथ हुई तो उसके बाद अब यहां पर आप देखोगे जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब चाहता था कि मारवाड़ को कंट्रोल किया जाए। कैसे, खुद तो कंट्रोल करेगा नहीं तो क्या चाहता था, वो चाहता था कि हम इंदर सिंह को सपोर्ट करें। तो इंदर सिंह बेसिकली नेफ्यू था जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह के नेफ्यू थे इंदर सिंह, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जसवंत सिंह के लड़के अजीत सिंह को गद्दी बैठना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो औरंगजेब है वो सपोर्ट इनको कर रहा है इंदर सिंह को, ठीक है। नेफ्यू थे उनके वो जसवंत सिंह के, तो यहां औरंगजेब को सपोर्ट इसका है और अजीत सिंह को सपोर्ट दुर्गादास राठौर जी का था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। कुछ टाइम पहले दुर्गादास राठौर जी की जो प्रतिमा है उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट भी किया था, ठीक है। एक 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली यहां पर मारवाड़ के लिए आप देखोगे, अब जब दुर्गादास राठौर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, औरंगजेब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दुर्गादास राठौर वेंट टू मेवाड़, वो मेवाड़ गए हेल्प मांगने के लिए। मारवाड़ है, ध्यान रखना, तो ये गए मेवाड़ हेल्प मांगने के लिए। तो यहां पर भी लड़ाई हुई कि जब मेवाड़ पहुंचे और मेवाड़ ने इंटरफियर किया तो जाहिर सी बात है कि अब क्या हुआ, यहां पर औरंगजेब ने मेवाड़ पर अटैक कर दिया, ठीक है। और फाइनली यहां पर ट्रीटी साइन हुई मेवाड़ के साथ। अब यहां पर भी आप देखो मेवाड़ पर अटैक तो हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, सब कुछ हुआ। और जो प्रिंस अकबर था, अभी लड़ाई चल रही है, देखना अभी ऐसा कुछ नहीं कोई जीता कोई हारा, अभी अटैक हुआ मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ पर अटैक हुआ। तो अब यहाँ पर अटैक हुआ तो इन लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर आता था, औरंगजेब की सेना उसमें यहाँ पर काम नहीं कर पा रही, नहीं झेल पाती थी। और दूसरा औरंगजेब का लड़का जो था प्रिंस अकबर, वो बगावत कर देता है प्रिंस अकबर बगावत कर दिया तो औरंगजेब को लगा गद्दी चली जाएगी, तो औरंगजेब हैड टू रिटर्न बैक, औरंगजेब को सब छोड़ छाड़ के वापस भागना पड़ता है। तो फाइनली वो उसका कोई अंजाम नहीं होता है और ट्रीटी साइन होती है, हैड टू रिटर्न टू सेव द थ्रोन, औरंगजेब को अपने लड़के के विद्रोह करने पे वापस भागना पड़ता है। एंड यहाँ पर फाइनली मेवाड़ और मुगल्स के बीच में ट्रीटी साइन होती है ना। इसकी बात में हम लोग ने इनिशियली भी देखी थी कि मेवाड़ के साथ ट्रीटी पहले भी हुई थी, अब भी ट्रीटी यहाँ पर हो रही है। तो ये कहानी यहाँ मारवाड़ मेवाड़ की थी। अब ये मराठास है जिसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। मराठा के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। और मराठा के साथ साथ डेक्कन सुल्तान्स को ही पढ़ेंगे, बीजापुर गोलकोंडा को पढ़ेंगे। तो मराठास आप देख रहे हो, अब ऊपर यहाँ मुगल बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक तरफ मराठास हैं, एक तरफ आप देखोगे डेक्कनी स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा है, राइट। अब होगा क्या कि मुगल नॉर्थ में एक्सपेंशन कर चुके हैं, एक तरफ इनका चैलेंज मराठास भी हैं और एक तरफ इनका चैलेंज डेक्कनी स्टेट्स भी हैं, बीजापुर गोलकोंडा भी हैं, जिसको अल्टीमेटली औरंगजेब 1686 और 1687 में यहाँ पर कैप्चर करेगा। लेकिन जब मराठास की बात आएगी तो कहानी शुरू होगी शाहजी भोसले, कहानी शुरू होगी छत्रपति शिवाजी महाराज से, और कहानी होगी यहाँ पर छत्रपति संभाजी से, ठीक है। तो ये हम लोग बात जो है नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा दोस्तों ये आज का चैप्टर खत्म हो गया है। मराठा की जो अगली बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कैसे मराठास पावर में आना शुरू होते हैं, संभाजी कैसे पावर में यहाँ पर लाते हैं चीजों को, और फिर कैसे छत्रपति शिवाजी जो है वो यहाँ पर चीजों को आगे ग्रो करते हैं और फिर उनको टाइटल ही मिलता है छत्रपति का, ठीक है। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।